श्री राधा रमण विजय। सो आज हम बाकी केस स्टडीज करने वाले हैं। 24 से लेकर 35 तक की केस स्टडीज आज की वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। सो 23 तक हम कर चुके हैं लास्ट दो वीडियोस में। सो लेट्स बिगिन। केस नंबर 24। Diwakar Private Limited registered under GST in Delhi is engaged in trading of cement as well as providing services by way of renting of commercial properties. So ये साथ में दो बिजनेस कर रहे हैं, एक ट्रेडिंग और एक रेंटिंग का। On 2nd January, it received a contract for supply of 1000 kg cement from Pakija Private Limited registered under GST in Punjab. Pakija Private Limited directed Diwakar Private Limited to send the consignment to Gajav and Sons registered under GST in Gujarat. So basically यहाँ पे bill to ship to वाला transaction हो रहा है। Then it said Diwakar Private Limited prepared the consignment on 4th January and dispatched the same on the next day from its warehouse in Gurugram, Haryana. The invoice was also issued on 5th January. On 7th January, it received the check and accountant entered the payment in the books of accounts. However, he presented the check in bank on 14th January, which was credited in the bank account of the company on 15th January. And in the meanwhile, on 10th January, the rate of tax was reduced from 28 to 18%. So यहाँ पर ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई में जो हम चेंज इन रेट ऑफ टैक्स वाला प्रोविजन पढ़ते हैं, ये उसको टेस्ट करने वाले हैं। On the inspection of said goods, it was found that there is some deficiency in the quality of goods and therefore the defective goods were returned to Diwakar Private Limited. It issued credit note for the same on 20th January. So कुछ goods defective निकले और के कारण हमने क्या किया, क्रेडिट नोट इशू कर रखा है। Then it let out its property located in Delhi for a year in lieu of monthly rental income and received rent for the month of January from Pakija Private Limited on 10th February. Pakija Private Limited will establish its sale outlet on the same. However, as per contract entered, the rent for the month should have been received by 7th of the following month. So basically, हमें यहाँ पे ड्यू डेट दे रखी है और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट रिसीव भी दे रखी है। आप क्वेश्चंस देखते हो, फिर हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा है, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रेट ऑफ टैक्स टू बी चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ 1000 kg ऑफ सीमेंट। सो हमें टाइम ऑफ सप्लाई बताना है और रेट बतानी है इस सीमेंट वाले कंपोनेंट के लिए। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमने जो सीमेंट का ट्रांजैक्शन किया है, इसके रिगार्डिंग हमें देखो, अगर रेट चेंज होती है तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना होता है। अगर आपको याद तो मैंने रिविजन में भी बता रखा है। हम सबसे पहले चेक करते हैं GIP। क्या चेक करते हैं? GIP, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई, इनवॉइस का इशुएंस और पेमेंट का रिसीट। ये कब कब हुआ है, हम ये तीनों चीजें टेस्ट करते हैं और फिर क्या लगाते हैं, मेजॉरिटी रूल। तो सबसे पहले देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई कब हुआ है, बिफोर हुआ है कि आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। टैक्स का रेट चेंज हुई है 10 जनवरी को, तो हमें बिफोर और आफ्टर इस 10 जनवरी को बेंचमार्क लेके चलना है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई, अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई देखूं, तो हमारा कंसाइनमेंट जो डिस्पैच हुआ है बंद कब गया था, 4 जनवरी को, लेकिन डिस्पैच कब किया गया, ऑन द नेक्स्ट डे फ्रॉम इट्स वेयर हाउस। सो डिस्पैच गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई कब हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कब हुआ, ऑन 5th जनवरी। तो यहाँ पे 5th जनवरी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई की डेट हो गई। इसका मतलब इट इज बेसिकली ये क्या हो गया हमारा बिफोर चेंज इन टैक्स रेट। बिफोर चेंज इन टैक्स रेट हमने गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करा है। फिर अगर हम इनवॉइस इशुएंस की बात करें, इनवॉइस कब इशू हुआ है, देखो 5th जनवरी को। सो ये भी क्या हो गया, बिफोर चेंज इन टैक्स रेट। उसके बाद अगर हम पेमेंट की बात करें, सो पेमेंट क्या होता है, पेमेंट के लिए हम दो चीजें चेक करते हैं, एक तो हमने बुक्स में कब रिकॉर्ड किया और एक हमारे बैंक में कब क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर लेते हैं। क्या, विच एवर इज अर्लियर लेते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हमने जो बुक्स में अकाउंटिंग करी वो तो 7 जनवरी को कर दी और जो हमारे बैंक में क्रेडिट हुआ है वो 15 जनवरी को हुआ है, तो हम विच एवर इज अर्लियर लेते हैं। लेकिन विच एवर इज अर्लियर तभी लेते हैं जब ये जो हमारा पेमेंट है ना, ये जो हमारा बैंक में क्रेडिट हुआ है पेमेंट, ये अगर विद इन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम चेंज इन टैक्स रेट होता है तो हम क्या लेते हैं, विच एवर इज अर्लियर। और अगर ये आफ्टर 4 वर्किंग डेज हमारे बैंक में क्रेडिट होता है पेमेंट चेंज इन टैक्स रेट के आफ्टर 4 डेज, जो हमारा केस यहाँ पे बैठ रहा है, क्योंकि 15 जनवरी इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज। सो इसके केस में क्योंकि 4 वर्किंग डेज में क्रेडिट नहीं हुआ तो विच एवर इज अर्लियर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। जब बैंक में क्रेडिट हुआ है उसी डेट को हम पेमेंट की डेट ले लेंगे। सो यहाँ पर विच एवर इज अर्लियर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा।
इसका मतलब क्या है कि 15 जनवरी हमारा क्या हो जाएगा, पेमेंट की डेट हो जाएगी, विच फॉल्स आफ्टर द चेंज इन टैक्स रेट। अब हम क्या चेक करेंगे, मेजॉरिटी रूल। मेजॉरिटी कहां पर है, मेजॉरिटी है बिफोर। सो इसका मतलब क्या है, बिफोर क्या वाली रेट हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। बिफोर वाली रेट कौन सी है, 28%। सो बिफोर वाली रेट 28% हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। सो 28% की रेट तो एप्लीकेबल होगी। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हम देखते हैं जो मेजॉरिटी में फॉल कर रहा है, मेजॉरिटी में दो लोग फॉल कर रहे हैं, ये दो चीजें फॉल कर रही है। हम इसमें से देखते हैं क्या दोनों में से एक जी है, अगर जी होता है तो उसको क्रॉस कर देते हैं और जी नहीं होता है तो विच एवर इज अर्लियर ले लेते हैं। यहाँ पे जी है तो हम जी वाले को क्रॉस कर देंगे और आई वाली जो डेट है दैट इज 5 जनवरी, ये हमारी क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। सो 5 जनवरी एंड 28%, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर कुछ स्टिल डाउट हो तो मैंने टाइम ऑफ सप्लाई वाले में इसको और अच्छे से मल्टीपल केसेस के साथ समझा रखा था, तो आप वो वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना। Then, what is the place of supply in respect to transaction between Diwakar Private Limited and Pakija Private Limited and Pakija Private Limited and Gajavan Sons respectively? तो जो बिल पे शिफ्ट वाला ट्रांजैक्शन हुआ है उसके रिगार्डिंग हमें बताना है। सो देखो ये ट्रांजैक्शन का फ्लो हो कैसे रहा है, अगर हम देखें ये ट्रांजैक्शन का फ्लो हो कैसे रहा है तो आप देखोगे यहां पर दिवाकर एंड सन्स को कॉन्ट्रैक्ट मिला है पकीजा से, और पकीजा ने इनको डायरेक्ट किया है कि डिलीवरी कहां करनी है, गजब एंड सन्स को। सो ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से है कि ये दिवाकर है, ये पकीजा है और ये गजब एंड सन्स है। सो पकीजा ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया दिवाकर को कि डिलीवरी कहां कर दो, गजब एंड सन्स को। तो एक ट्रांजैक्शन तो किस किस के बीच में हो रहा है, इस दिवाकर और पकीजा के बीच में सेल्स हो रही है। सो भले ही डिलीवरी ये गजब एंड सन्स के यहाँ पे कर रहा हो, लेकिन सेल दिवाकर लिमिटेड किसको कर रहा है, पकीजा को ही कर रहा है। तो इसके केस में पकीजा की प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या हो जाती है, पकीजा की प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या कहलाती है, हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई। सो पकीजा कहाँ का है, पकीजा इज रजिस्टर्ड इन पंजाब। सो पंजाब वाली प्लेस क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दिस फर्स्ट ट्रांजैक्शन। और दूसरी सेल किस किस के बीच में हो रही है, इस पकीजा और गजब एंड सन्स के बीच में। सो ये पकीजा और गजब एंड सन्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसके केस में जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, गुड्स कहां पर पहुंच रहे हैं, गजब एंड सन्स के यहाँ पे। गजब एंड सन्स की प्लेस क्या है, गुजरात। सो इस सेकेंड ट्रांजैक्शन के लिए गुजरात क्या हो जाती है, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाती है। सो पंजाब एंड गुजरात, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, Diwakar Private Limited has not issued any invoice in respect of the services provided by way of renting commercial properties in the month of January. What is the date for issuance of invoice? So हमें इन्होंने क्या कहा है कि जो रेंट करी है प्रॉपर्टीज, इसके रिगार्डिंग इनवॉइस इशू नहीं किया, तो क्या लास्ट डेट मतलब क्या ड्यू डेट होनी चाहिए एज पर सेक्शन 31। सो अगर हम देखें रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ये रेंट जो हम कर रहे हैं ये हम क्या कर रहे हैं, फॉर अ ईयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और अगर हम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की अगर हम सेक्शन 31 में जाए तो सेक्शन 31 कहता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल होती है, अगर हमें ड्यू डेट पता होती है तो ड्यू डेट ही क्या हो जाती है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट को ही हम क्या मानते हैं, लास्ट डेट ऑफ या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस इशुएंस। सो हमारे केस में ड्यू डेट क्या होनी चाहिए पेमेंट की, 7th होनी चाहिए। तो 7th तक क्या हो जाना चाहिए, हर महीने हमारी इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। सो 7th ऑफ फरवरी, जनवरी मंथ का इन्होंने पूछा है तो 7th ऑफ फरवरी क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। 7 फरवरी यहाँ पे कंसिडर करी जाएगी। हमसे इन्होंने पूछा है लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस तो क्या है, 7 फरवरी। सो ऑप्शन B is correct. Next case scenario number 25. Jain Bhagwan Private Limited deals in supply of air conditioners. It also undertakes installation of ACs at the premises of the client. कंपनी ने हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। तो ये क्या कर रहे हैं, मेन सप्लाई कर रहे हैं एसी की और उसके साथ ही साथ एक एंसिलरी सप्लाई कर रहे हैं इंस्टॉलेशन की। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, हमारा एयर कंडीशनर्स का सप्लाई, इंस्टॉलेशन तो क्या है जस्ट उसके साथ एसोसिएटेड एक सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो इनको हम क्या मानेंगे, कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई के केस में क्या होता है, प्रिंसिपल सप्लाई वाली रेट मतलब एयर कंडीशनर्स पे जो रेट एप्लीकेबल है वही इंस्टॉलेशन के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी।
अब ये जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस हमें दे रखे हैं ये हम क्वेश्चन के साथ में इनको रीड आउट कर लेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखी है, 20,000 पर पीस, सर्विस ऑफ इंस्टॉलेशन 2,000 पर इंस्टॉलेशन, और एसी प्लस इंस्टॉलेशन अगर आप साथ में लेते हो 21,000 पर पीस। टैक्स रेट दे रखी है बिफोर 22 फरवरी 18% एंड 5%। 18% इज ऑफ एयर कंडीशनर, इंस्टॉलेशन की 5% है, और ऑन और आफ्टर 22 फरवरी कितनी है 12%, 12% है दोनों के केस में। जैन भगवान प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली। One order for supply of 100 ACs in Hong Kong has been received by the company. The company is unable to determine the time and value for the supply. So हम questions में देख लेंगे इसको। First question देखो क्या दे रखा है, What rate of tax should the company charge on supply made to Messrs राम मोहन एंड एसोसिएट्स। राम मोहन एंड एसोसिएट्स को जो सप्लाई करी जा रही है उसके लिए हमें टैक्स रेट बतानी है। सो देखो राम मोहन एंड एसोसिएट्स वाले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं हम। सो ये रहा क्या कह रहे हैं, 2 फरवरी डेट दे रखी है, इट सप्लाइड एंड इंस्टॉल 10 ACs एट द न्यूली एस्टैब्लिश्ड ऑफिस ऑफ मेसर्स राम मोहन एंड एसोसिएट्स, अ सीए फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन न्यू दिल्ली अंडर द कवर ऑफ एन इनवॉइस। द कंपनी चार्ज 21,000 पर AC फ्रॉम द सीए फर्म, और पेमेंट रिसीव कब हुआ है 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को यहाँ पे पेमेंट रिसीव हुआ है। हमने इनवॉइस कब बना लिया था, 2 फरवरी को ही बना लिया था। और हमारी टैक्स रेट देखो कब चेंज हो रही है, हमारी टैक्स रेट 22 फरवरी से चेंज हो रही है। तो अगेन हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, GIP वाला। तो अगर मैं GIP वाला फॉर्मूला लगाऊं, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई देखो कब हो रहा है, सप्लाई हमने कब कर दिया 2 फरवरी को ही कर दिया। 2 फरवरी को क्या कर दिया हमने सप्लाई। टैक्स रेट चेंज कब हो रही है, टैक्स रेट चेंज हो रही है हमारी 22 फरवरी से। सो इसके बेसिस पे हम बिफोर आफ्टर डिटरमाइन करेंगे। सो बिफोर आफ्टर देखो कैसे डिटरमाइन करना है, 2 फरवरी कहाँ फॉल करेगी, बिफोर में। गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो गया बिफोर। इनवॉइस इशू है अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस, हमने क्या करी सप्लाई करी, तो इनवॉइस भी हमने कब इशू कर दिया 2 फरवरी, मतलब विच इज बिफोर। फिर है पेमेंट रिसीव, P फॉर पेमेंट रिसीव। सो पेमेंट कब किया है, पेमेंट इस ट्रांजैक्शन में हुआ है 28 फरवरी को। सो 28 फरवरी विच इज आफ्टर द डेट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट, सो इट विल बी आफ्टर। सो अब मेजॉरिटी कहाँ पर है, मेजॉरिटी है बिफोर में, तो बिफोर वाली टैक्स रेट यहाँ पर लग जाएगी। तो बिफोर वाली टैक्स रेट क्या है 18%, और एज आई सेड ये क्या है कंपोजिट सप्लाई रहेगी, तो वैसे भी एयर कंडीशनर वाली रेट ही यहाँ पे लग जाएगी। और टोटल 21,000 हमें दे रखा है वैल्यू विच इन्वॉल्व इंस्टॉलेशन, तो पूरे 21,000 पे लगने वाली है 18% की रेट। सो यहाँ पे टैक्स रेट लग जाएगी 18%। और इन्होंने हमसे बेसिकली पूछा है, इन्होंने तो हमसे पूछा है टैक्स रेट ही, तो टैक्स रेट तो हम यहाँ पे सीधी बता देंगे। इन्होंने हमसे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पूछा है, तो हम सीधा टैक्स रेट बता देते हैं कितना परसेंट, 18%। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू मिस्टर वरुण। अब मिस्टर वरुण वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं। सो प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ 15 ACs एट मिस्टर वरुण मेंशन इन चंडीगढ़। मिस्टर वरुण क्या है, एक इंडिविजुअल है और अनरजिस्टर्ड है। कंपनी ने चार्ज की इंस्टॉलेशन के लिए 2,000 पर इंस्टॉलेशन। The company forgot to issue the invoice for the service in the February month. However, payment was received in advance on 13th February. So, इसके केस में सिर्फ इंस्टॉलेशन की सर्विस प्रोवाइड हो रही है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे साथ में AC की डिलीवरी नहीं हुई है, सिर्फ इंस्टॉलेशन की सर्विस प्रोवाइड करी है। सो इन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन टैक्स रेट यहाँ पर 5% लगेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल सप्लाई होती है। दो या दो से ज्यादा सप्लाई को एक साथ नहीं किया जा रहा, सिर्फ एक सप्लाई करी जा रही है, दैट इज इंस्टॉलेशन सर्विस की। तो यहाँ पे टैक्स रेट लग जाएगी कौन सी, 5% वाली। यहाँ पे टैक्स रेट 5% वाली लगने वाली है, जो बेसिकली हमारे इंस्टॉलेशन सर्विस के ऊपर लगती है। और हमसे इन्होंने क्या पूछा, टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में पूछा। तो अगर टाइम ऑफ सप्लाई की अगर आप बात करूं, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे GIP वाला अगर हम फॉर्मूला लगाएं, GIP वाला फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर इम्पोज करें, सो GIP, सो गुड्स एंड सर्विसेज का अगर सप्लायर देखोगे, प्रोवाइडेड सर्विस कब कर दी हमने इनको फरवरी में प्रोवाइड कर दी 15 फरवरी को। सो इट इज बिफोर द चेंज इन टैक्स रेट। फिर आई की अगर हम बात करें, इनवॉइस कब इशू किया है हमने, इनवॉइस इन्होंने देखो बोला है फॉरगॉट टू इशू। सो हम मानेंगे ऑफकोर्स इन्होंने फरवरी में तो इशू किया नहीं, तो इट इज आफ्टर चेंज इन टैक्स रेट, तो इट इज आफ्टर। एंड पेमेंट की बात करें तो इट इज बिफोर, क्योंकि 13 फरवरी को पेमेंट हो गया और 22 फरवरी को टैक्स रेट चेंज हुई है। सो इट इज अगेन बिफोर। सो हम मेजोरिटी कहाँ पर है, बिफोर में। सो टैक्स रेट बिफोर वाली दैट इज 5% एप्लीकेबल हो गई। और
और इसके बाद हम क्या लेते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई के केस में वैसे तो हमें अर्लियर लेना होता है, लेकिन अगर दोनों में से ये जो मेजॉरिटी वाले ट्रांजैक्शन है इनमें से एक भी अगर जी होता है तो उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो बचा दैट इज आर टाइम ऑफ सप्लाई। सो पेमेंट की डेट क्या हो जाएगी यहाँ पे, टाइम ऑफ सप्लाई, दैट इज 13th February. So option C is correct. Then Sunshine Limited contended that GST should be charged at 12% since supply is made after change in tax rate. Advice whether the contention of Sunshine Limited is valid as per GST law. तो Sunshine Limited वाला ट्रांजैक्शन पहले हमें देखना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया है, 20th February को बता रखा है, received advance of 2 lakh rupees from Sunshine Limited for service of installation of AC at its factory. So installation service के रिगार्डिंग इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एडवांस रिसीव किया है 20 फरवरी को। एसी का एक्चुअल इंस्टॉलेशन हुआ है 28 फरवरी को, इनवॉइस भी हमने 28 फरवरी को इशू कर दिया है। क्लाइंट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन न्यू दिल्ली। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जीआईपी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब जीआईपी वाला फॉर्मूला वही 22 फरवरी को रेट चेंज हुई है, हम उसके बेसिस पे बिफोर आफ्टर देखेंगे। सो गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई देखो, सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई कब हुआ है, 28 फरवरी विच इज आफ्टर। इनवॉइस का इशुएंस कब हुआ है, 28 फरवरी विच इज आफ्टर। और पेमेंट कब रिसीव हुआ है, 20 फरवरी विच इज बिफोर। मेजॉरिटी कहाँ है इस बार मेजॉरिटी है आफ्टर में, तो आफ्टर वाली रेट यहाँ पे क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आफ्टर वाली रेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। सो आफ्टर वाली रेट क्या है, इंस्टॉलेशन के केस में आफ्टर वाली रेट है 12%, तो 12% की रेट यहाँ पे लगनी चाहिए। सो यहाँ पे 12% लगनी चाहिए, ये भी सनशाइन लिमिटेड यही कह रही है, तो बिल्कुल सही कह रही है। सो यस, यहाँ पे 12% वाली रेट लगनी चाहिए, क्योंकि प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड इनवॉइस इशुएंस इज आफ्टर द चेंज इन टैक्स रेट, सो न्यू डेट इज एप्लीकेबल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन फोर्थ, since जैन भगवान प्राइवेट लिमिटेड इज अनेबल टू डिटरमाइन द टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर्स टू बी सप्लाइड इन हांगकांग, इट डिसाइड्स टू सीक द एडवांस रूलिंग। ये क्या नहीं कर पा रहे, टीओएस और बीओएस डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, टीओएस और बीओएस डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि जो इन्होंने सप्लाई करना चाह रहे हैं हांगकांग में अपने एसीज की। सो क्या इसके लिए एडवांस रूलिंग ले सकते हैं, इनमें से हमें सही स्टेटमेंट बताना है। सो पहला कह रहा है, देखो टीओएस और बीओएस का इशू है, हमने देखा था कार्ड लिस्ट वाले जो मैटर्स होते हैं, कार्ड लिस्ट वाले जो मैटर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, एडवांस रूलिंग ले सकते हो। एंड इसमें से ये टी क्या होता है, टी इज टीओएस एंड बीओएस। सो यहाँ पे टीओएस और बीओएस के लिए ले रहे हो तो बिल्कुल आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। सो ये जो ऑप्शन है ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। अब बाकी ऑप्शन को हम क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, yes it can seek advance ruling to determine the TOS and BOS after seeking advance ruling। अगर ये एग्री होगा with the finding of अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग तो ये क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। सो दिस ऑप्शन सीम्स करेक्ट, लेकिन हम एक बार बाकी ऑप्शन भी एनालाइज कर लेते हैं। सो इधर इन्होंने कहा कि एडवांस रूलिंग ले सकते हैं फॉर टाइम ऑफ सप्लाई, लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए नहीं ले सकते, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। एंड इन्होंने कहा कि दोनों के लिए ले तो सकते हो लेकिन आप इसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हो, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Case scenario number 26. Bright Public School, New Delhi, under the aegis of Bright Minds Society, has received following services supplies in the month of March. So हमें इस सोसाइटी के रिगार्डिंग, इस स्कूल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहले दे रखी, प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ एंड for commuting to and from school. Such transportation services are provided to Bright Public School by Ambaji Transporters. So यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज अगर आप स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को देते हो तो क्या होती है, जीएसटी में एग्जाम, और इनकी जो इनवर्ट सप्लाई है ये भी क्या होगी, जीएसटी में एग्जाम। आप स्टूडेंट से कितना ही अमाउंट चार्ज कर रहे हो और टीचर्स के लिए चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो, पूरा ट्रांजेक्शन क्या होने वाला है, जीएसटी में एग्जाम होने वाला है। और ये अंबाजी ट्रांसपोर्टर्स को 2 लाख रुपीज पर मंथ पे कर रहे हैं, सो दिस इज एग्जाम्प्ट इन जीएसटी। देन इट कंडक्टेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर अपकमिंग academic year. It charged entrance fee of 1,000 from external students and nominal entrance fee of 200 rupees from internal students at school. A total of 2,000 students gave entrance exam, out of which 1,000 were internal students. So अगर आप क्या करते हो, एग्जामिनेशन से रिलेटेड एंट्रेंस फी वगैरह चार्ज करते हो, वो भी जीएसटी में क्या रहता है, एग्जाम्प्ट रहता है। So ये दोनों ही ट्रांजेक्शन यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो रहे हैं। Then Bright Public School also provides
boarding and lodging facilities to its students belonging to other cities. A consolidated amount of 1,75,000 per annum is charged per student as a consideration for educational services plus boarding and lodging. So educational services तो क्या होती है जीएसटी में एग्जेम्प्ट, और क्योंकि ये बोर्डिंग और लॉजिंग की जो फैसिलिटीज हैं ये हमारे इस मेन सप्लाई, इस प्रिंसिपल सप्लाई से एसोसिएटेड है, लिंक करके प्रोवाइड करवाई गई है, तो ये क्या कहलाती है, कंपोजिट सप्लाई. सो कंपोजिट सप्लाई के केस में क्या होता है, जो हमारी प्रिंसिपल सप्लाई पे रेट लगती है वो लगती है. सो एजुकेशनल सर्विसेज प्रिंसिपल सप्लाई और वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, वो क्या है जीएसटी में एग्जेम्प्ट है. तो ये लॉजिंग बोर्डिंग की जो फैसिलिटी है ये भी क्या हो जाएगी, कंपोजिट सप्लाई होने के कारण जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाएगी. सो ये पूरा ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, जीएसटी में एग्जेम्प्ट. क्वेश्चन देखो, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स एंड स्टाफ. सो अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, आउटवर्ड सप्लाई करता है, तो वो पूरा ही जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है. सो यहाँ पर ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट, क्योंकि सबके रिगार्डिंग ही क्या होने वाला है, एग्जेम्प्ट होगा. ये हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एग्जेम्प्ट रहता है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू एंट्रेंस फी. सो देखो पहले तो कहा है नो जीएसटी इज लेविएबल फ्रॉम इंटरनल स्टूडेंट्स. नहीं भाई, दोनों के केस में ही नहीं लगेगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल. तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. जीएसटी पेबल इनकरेक्ट. नो जीएसटी इज पेबल ऑन 12 लाख रुपीज. Informal entrance fee is exempt from GST. However, it qualifies to be a supply. So देखो exempt supply के लिए मैंने पहले ही बताया था, exempt supply सप्लाई तो होती है. क्या exempt supply सप्लाई तो होती है, लेकिन उसको क्या कर दिया जाता है, जीएसटी में रिलैक्सेशन देने के लिए exemption प्रोवाइड कर दी जाती है कुछ केसेस में. तो exempt supply is also supply. So yes, it is a supply. और इसको हमें क्या करना पड़ता है, अपनी जो जीएसटी रिव्यू उसमें रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है हमें exempt supply की. ऑप्शन सी इज करेक्ट. डी भी एक बार देख लेते हैं. Since entrance fee is received for admission to the upcoming academic session, the consideration needs to be amortized over the year. ना भाई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जीएसटी में. So option C is correct. Then choose the most appropriate option in relation to boarding and lodging facilities provided by Bright School in addition to educational services and consultation charge here. तो मैंने क्या बताया, पूरा क्या है, कंपोजिट सप्लाई जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्योंकि हमारी एग्जेम्प्ट, तो ये पूरा ट्रांजैक्शन ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्लियरली. सेकेंड ऑप्शन देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, कंपोजिट सप्लाई और टैक्स पेबल होगा ना बना, हाईएस्ट रेट पे नहीं होगा, मिक्स सप्लाई नहीं है, कंपोजिट सप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रिंसिपल सप्लाई है, एक मेन सप्लाई है, और उससे एसोसिएटेड हमने बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करी है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, choose the most appropriate option in relation to supply of service by Ambaji Transporters to Bright Public School. Bright Public School को जो ये अंबाजी ट्रांसपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, जीएसटी में एग्जेम्प्ट होगा. ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अगर क्या करी जाती है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वो क्या होती है, जीएसटी में एग्जेम्प्ट. सो जीएसटी पेबल, नॉट पेबल. सप्लाई तो देखो है, सप्लाई तो ये यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं इट इज नॉट सप्लाई. सो मैंने पहले ही बताया एग्जेम्प्ट सप्लाई भी सप्लाई होती है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया. फिर अंबाजी ट्रांसपोर्टर्स इज नॉट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जीएसटी पेबल होगा ना बना. ऑप्शन डी, जीएसटी इज नॉट पेबल एट ऑल ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अंबाजी ट्रांसपोर्टर्स एज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो गया. केस सिनेरियो नंबर 27, जूम एयरलाइन कंपनी है, ऑपरेट कर रही है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को. हेड ऑफिस ऑफ जूम एयर कहाँ है, मुंबई में, और कंपनी हैज आल्सो ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी इन ईच ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम वेयर द फ्लाइट ऑपरेशंस आर बीइंग कंडक्टेड. सो हमें बता रखा है कि हेड ऑफिस तो मुंबई में और बाकी स्टेट्स में भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है. जनवरी मंथ के लिए हमें ट्रांजैक्शंस दे रखे. पहला बता रखा है इट सोल्ड tickets worth 5 lakh during the month from its HO and the breakup of air fare is as follows. So एक तो बेसिक फेयर एक्सक्लूडिंग जीएसटी 4 लाख का है. फिर पैसेंजर सर्विस फी और यूजर डेवलपमेंट फी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी चार्ज करी गई है 1 लाख रुपीज की. PSF and UDF are remitted by Zoom Air to the
एयरपोर्ट अथॉरिटी। सो अगर आपको थोड़ा भी याद हो, पैसेंजर फी और यूजर डेवलपमेंट फी जो ये होती है, इसको हमारे टिकट में इंक्लूड तो किया जाता है और उसको कलेक्ट कौन करती है? जो भी हमारी एयरलाइन होती है वही इसको कलेक्ट करती है, जो भी हमारी एयरलाइन है वही इसे कलेक्ट करती है। लेकिन ये जो फीस है ये अल्टीमेटली लेवी कौन कर रहा होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी। सो कलेक्शन का काम ज़ूम एयर का है, लेकिन इसको लेवी कौन कर रहा है? एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो ये सेल किसकी है? एयरपोर्ट अथॉरिटी की है, ना कि ज़ूम एयर की। सो ज़ूम एयर की सेल तो ये 4 लाख वाले रुपए की होगी, और जो ये 1 लाख है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ये किसकी सेल है? एयरपोर्ट अथॉरिटी की। फिर बता रहा था ये पीएसएफ और यूडीएफ, इनको आप सेपरेटली डिस्क्लोज भी करते हैं। सेपरेटली अगर आप डिस्क्लोज करते हो तो बिल्कुल जो सामने वाला पर्सन है वो क्या कर सकता है? इसका दोनों के केस में इस बेसिक, अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है तो बेसिक फेयर प्लस ये जो पीएसएफ यूडीएफ पर जितना जीएसटी लगता है इस पूरे का आईटीसी भी क्लेम कर सकता है। आपको इनको लेके सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी पे करती है 5% ऑफ पीएसएफ एंड यूडीएफ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट कलेक्टेड एज कलेक्शन चार्जेस टू ज़ूम एयर। और ज़ूम एयर देखो ये इनके बिहाफ पे कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है तो फ्री में तो करेगा नहीं, तो ज़ूम एयर को 5% एज अ कमीशन भी पे कर दिया जाता है इस कलेक्शन के लिए। There is no levy of PSF and UDF on tickets booked by Zoom Air for its own crew or other employees. So अगर एक खुद के एम्प्लॉइज वगैरह के लिए करवाते हैं काम तो फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी PSF और UDF नहीं कलेक्ट करती है। Zoom Air head office has collaborated with Supertrip India, an online travel portal providing services to the customers by way of booking air tickets through its electronic commerce platform and registered under GST in the state of Maharashtra. During the month, Supertrip India booked tickets for 2 lakh rupees basic fare excluding GST, PSF and UDF. For the customers of Zoom Air, the amount was remitted by Supertrip India to Zoom Air after adjusting the amount कलेक्टेड एट सोर्स। सो टीसीएस का यहाँ पे ट्रांजैक्शन का इंडिकेशन आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? इको का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सो इको क्या करता है ना, टीसीएस क्या करता है? डिडक्ट करने के बाद क्या करता है? पेमेंट कर देता है ज़ूम एयर को। इसके अलावा क्या करता है? सुपरट्रिप 5% का कमीशन भी चार्ज करता है ऑफ दी बेसिक फेयर। सो कमीशन अलग से 5% लिया जाएगा। ज़ूम एयर charge 100% cancellation fee from the customers for booking made in prior month। So अगर आप पिछले महीने में बुकिंग करवाते हो और इस महीने में उसको कैंसिल करवाते हो तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा, आपको 100% आपके ऐसा कैंसिलेशन फी वो चार्ज कर देंगे। The amount of cancellation fee charge was 1 lakh rupees inclusive of GST. Instead of actually collecting the cancellation fee from the customers, such amount was adjusted against the booking amount and GST charged at the time of initial bookings. However, PSF and UDF amounting to 10,000 inclusive of GST charge from the customers were refunded. So देखो इसको समझना, अगर सपोज 1 लाख की हमारी टिकट थी उसमें और उसमें 10,000 क्या था? PSF और UDF था, तो हमने 1,10,000 का पेमेंट किया। जब हमने बुकिंग करवा दी तब हमने पूरा 1,10,000 का पेमेंट कर दिया। अब क्या कर दिया? हमने अगले महीने जाके इसको कैंसिल करवा दिया। तो ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इस 1 लाख का आपको दोबारा रिफंड नहीं मिलेगा, ये 1 लाख हमारे हो गए और ये जो 10,000 रुपीज है इसका हम रिफंड दे देंगे। क्यों रिफंड दे देंगे? क्योंकि बेसिकली पीएसएफ और यूडीएफ चार्ज किसके लिए की जा रही है? पैसेंजर सर्विस फी और यूजर डेवलपमेंट फी। मतलब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की आप सर्विसेज ले रहे हो, उनका एयरपोर्ट यूज जो आप कर रहे हो, उनका लॉन्च का एक्सेस वगैरह जो भी आप ले रहे हो, सो उसके लिए फीस चार्ज करते हैं हम। और अगर आपने एक्चुअली में ट्रेवल किया ही नहीं तो फिर हम इसका आपको रिफंड कर देंगे। सो यहाँ पे इस 10,000 का तो रिफंड हो जाएगा, लेकिन ये जो 1 लाख रुपीस है इसका रिफंड नहीं किया जाएगा। अब देखो जब पिछले महीने बुकिंग करवाई होगी मैंने और 1,10,000 चार्ज हुआ होगा, सो यहाँ पर क्या होगा? 1,10,000 पे पूरा जीएसटी लग गया होगा। 1 लाख पर जीएसटी तो किसने लगा दिया होगा? किसने पे कर दिया होगा? हमारी एयरलाइन ने। और जो 10,000 है उसके ऊपर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जीएसटी पे कर दिया होगा। अब जब ये 1 लाख रुपए में वापस रिफंड नहीं कर रही हूँ अगले महीने, तो मैं दोबारा से आपसे 1 लाख रुपए तो चार्ज करूंगी नहीं, जो पिछले महीने दिए थे उसी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा ना। सो यहाँ पर मुझे 1 लाख के ऊपर दोबारा जीएसटी लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी और ये 10,000 रुपए है ये मेरी क्या हो जाएगी? एज अ सेल्स रिटर्न ट्रीट कर लिया जाएगा फॉर द एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो वो इसको क्या कर देगी? अपनी जीएसटी लाइबिलिटी में एडजस्ट कर देगी। सो दिस इज द होल मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। Zoom Air head office provided gifts in the form of air tickets to 10 of its employees based at HO for an amount equivalent to 60,000 each.
तो 60,000 ईच का क्या दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ एयर टिकट्स अपने 10 एम्प्लॉइज को। नो अमाउंट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉइज फॉर सच एयर टिकट्स, मतलब ये फ्री में दिया जा रहा है और उसकी वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी, 60,000 रुपीज पर एम्प्लॉय। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है, 50,000 से ज्यादा का आप क्या कर रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो। सो 50,000 का ज्यादा का अगर आप गिफ्ट देते हो तो ये क्या करता है, शेड्यूल 1 में फॉल हो जाता है। तो उसको हम क्या मानते हैं, डीम्ड सप्लायर, और उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। फिर क्या है, Zoom here has a corporate tie-up with Welcome Hotel located in Rajasthan for stay of its crew members. For January, the hotel issued invoice of 5 lakh rupees in the name of Zoom Air HO Mumbai. So इनका एक होटल के साथ टाई अप भी है और ये होटल कहाँ पर है, राजस्थान में। और हमारा हेड ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं, हमारे जो क्रू मेंबर्स हैं, उसके रिगार्डिंग हमने इनका स्टे करवाया और यूज किया है। उसके रिगार्डिंग इनवॉइस किसको इशू हुआ है, मुंबई वाले एचओ को 5 लाख रुपीज का। सो इसके रिगार्डिंग ये पीओएस का पक्का हमसे टेस्टिंग करने वाले होंगे। तो इसके केस में जो जीएसटी आएगा वो हम नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि होटल कहाँ लोकेटेड है, राजस्थान में, तो सप्लायर कहाँ का हो गया, राजस्थान का। और प्लेस ऑफ सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, प्लेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो राजस्थान क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लाई भी राजस्थान का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान, तो इसका मतलब सी और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन सी और एसजीएसटी तो राजस्थान वाला लगेगा और हम कहाँ है, मुंबई में। सो हम इसका आईटीसी नहीं ले सकते। एक डिफरेंट स्टेट के सी और एसजीएसटी का आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर हमें दे रखा है, हरियाणा ऑफिस ऑफ Zoom Air has provided services by way of sale of online advertisement space to Amazing Private Limited, a company registered in the state of Haryana, for promotion of Amazing Private Limited's products. कंपनी ने चार्ज किया है for such service by हरियाणा ऑफिस ऑफ Zoom Air is 5 लाख रुपीज। जितने भी हमें ऊपर अमाउंट से रखे वो जीएसटी से एक्सक्लूसिव है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी इज नील। इसके अलावा कोई और सप्लाईज है नहीं। जीएसटी की रेट 18% की दे रखी है। आईसी और एस का क्लासिफिकेशन इग्नोर करना है। In case of cancellation of tickets, the airport authority and Zoom Air had an agreement that PSF and UDF related adjustments shall be finalized at the end of financial year, that is during the month of March. So ये जो cancellation fee का पूरा adjustment होता है ये at the end of the financial year मार्च मंथ में किया जाता है। Further, separate GST invoice shall be issued to carry out adjustment in the books of accounts. और इसका हम इनवॉइस इशुएंस करके क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मुंबई एचओ और Zoom Air फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। हमें जनवरी मंथ के लिए मुंबई एचओ की क्या बतानी, ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी डिटरमाइन करनी है। सो पहला जो ट्रांजेक्शन हमें दे रखा है, यहाँ पे हमारी सेल हो रही है, ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी डिटरमाइन करनी है। सेल है हमारी, सेल मैंने अभी बताया बेसिक फेयर सेल मानी जाएगी Zoom Air की, और जो पैसेंजर यूडीएफ है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की सेल मानी जाएगी। सो सिर्फ बेसिक फेयर वाला जो कंपोनेंट है उसके ऊपर हम जीएसटी पे करेंगे। सो 4 लाख रुपीज क्या एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, तो 4 लाख पर 18% का जीएसटी लग जाएगा, दैट इज 72,000। पीएसएफ यूडीएफ हमारा सेल नहीं है तो हम इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। उसके अलावा इन्होंने एक चीज दे रखी थी कि जो ये Zoom Air है उसको 5% ऑफ पीएसएफ एंड यूडीएफ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी जो अमाउंट है उसके एज अ कलेक्शन चार्जेस हमें पे किए जाते हैं। सो Zoom Air को ये कलेक्शन चार्जेस मिल रहे हैं, ये भी इसकी इनकम है, ये भी इसकी सेल है, तो इसके रिगार्डिंग में जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। सो 1 लाख जो ये है इसका 5%, ये तो हमारे कैंसिलेशन चार्जेस हो जाएंगे, उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगा देंगे। सो 5,000 का 18% इज 900 रुपीज। देन नेक्स्ट इन्होंने बताया हमें कि सुपर ट्रिप इंडिया के थ्रू हमने ट्रांजैक्शन किया है और कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है, 2 लाख रुपीज का। कितना, 2 लाख रुपीज का एक ट्रांजैक्शन हुआ है। बेसिक फेयर का अमाउंट है, इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है और पीएसएफ यूडीएफ भी इंक्लूड नहीं है। सो ये जो 2 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है इसके ऊपर भी क्या होगा, 18% का जीएसटी चार्ज हो जाएगा। सो इट वुड बी 36,000। ओके, देन कैंसिलेशन फी का मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें हमने ओरिजिनली टैक्स पे कर दिया होगा, तो उसके ऊपर दोबारा से जीएसटी लाइबिलिटी अलग से निकल कर आएगी नहीं। उसके बाद
ये एक ट्रांजैक्शन और है, हेड ऑफिस का ही ट्रांजैक्शन है कि हमने एम्प्लॉयज को फ्री गिफ्ट के फॉर्म में दिया है, तो इसको भी हम डीम सप्लाई मानेंगे। सो 60,000 इंटू 10 एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई बाय 18%। सो 6 लाख का 18% अगर मैं करूं, इट कम्स 1,08,000। ये क्या हो गया? 1,08,000। उसके बाद ये तो हमारी इनवर्ट सप्लाई है, ये हरियाणा ऑफिस वाली सप्लाई है, और इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन है नहीं। सो इसका अगर हम इन सबका टोटल करें 1,08,936 एंड 72, तो इट कम्स 2,16,900। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, determine all kinds of credits available to Mumbai HO of Zoom Air for setting off against its GST liability for the month of January. So जनवरी मंथ के लिए आप कितना आईटीसी यूज कर सकते हो? एक सारे क्रेडिट्स बताने हैं, तो इसका मतलब है एक तो आईटीसी और साथ ही साथ याद हो तो टीसीएस भी कलेक्ट हो रहा है हमारा, सो टीसीएस क्रेडिट भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। सो अगर आप देखो हमारा इनपुट सर्विसेज कौन कौन सी रहने वाली है यहाँ पे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आप देखोगे तो कोई इनपुट सर्विस नहीं है। सेकंड ट्रांजैक्शन में अगर मैं देखूं तो सेकंड ट्रांजैक्शन में मेरा यहाँ पे टीसीएस वाला कंपोनेंट होगा, और एक ये जो कमीशन हम पे कर रहे हैं ये हमारी इनवर्ट सप्लाई हो जाएगी। सो सबसे पहले तो 2 लाख पर मैं क्या निकाल देती हूँ? मैं निकाल देती हूँ मेरा कितना जीएसटी लग रहा है। सो मैं इसको थोड़ा रब कर रही हूँ सो दैट थोड़ा बेटर विजिबिलिटी आए। देखो ये जो 2 लाख का ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर मेरा टीसीएस लगा होगा। टीसीएस की रेट क्या है? 0.5%। सो 2 लाख का 0.5% इट इज 1,000 रुपीज। उसके बाद ये तो हो गया मेरा टीसीएस, और जो ये 5% वाला अमाउंट है ये मेरी इनवर्ट सप्लाई होगी, जो मैं कमीशन पे कर रही हूँ मेरी इनवर्ट सप्लाई होगी ना। सो 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5%, बेसिक फिगर का 5% बोला है ना। सो 2 लाख का 5% 10,000 रुपीज होता है, और 10,000 का इसके ऊपर जीएसटी चार्ज हुआ होगा 18% से। सो इट कम्स कितना हो जाएगा? ये 1,800 रुपए। ये मेरा क्या हो जाएगा? आईटीसी। इसके बाद कैंसिलेशन फी में कुछ होगा नहीं। इसका ये हमारी सेल थी, ये हमने कर लिया एडजस्ट। यहाँ पे मैंने बता दिया कि हमें आईटीसी मिलेगा ही नहीं। उसके बाद जो ये ट्रांजैक्शन है ये हरियाणा ऑफिस का है। सो वी हैव टोटल 2,800 का यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ रहा है? 2,800 का हमारा टोटल क्रेडिट निकल कर आ रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Then, assuming that the customers in point 1 of the case scenario above are registered customers and all other conditions for availment of ITC are complied with, the amount of ITC available to such customers. तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो कस्टमर्स अगर रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको ना केवल बेसिक फेयर जो किसकी सेल है, हमारी जूम एयर की एयरलाइंस की सेल है, उसका आईटीसी मिलता है, बल्कि जो पीएसएफ और यूडीएफ एयरपोर्ट अथॉरिटी की सेल है उसका भी आईटीसी मिल जाता है। सो अगर आप देखोगे 4 लाख रुपीज जो है, 4 लाख रुपीज जो है इसका आईटीसी तो मिल ही जाएगा। 4 लाख पे 72,000 का आईटीसी तो मिल ही जाएगा। साथ ही साथ ये 1 लाख का जो अमाउंट है ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो इसका आईटीसी भी मिल जाएगा। सो हमें इसको सबसे पहले इसको बैक कैलकुलेशन करके इसका आईटीसी रिस्पेक्टिव जीएसटी निकालना पड़ेगा। सो कैसे निकलेगा? 1 लाख इंटू 18/118। सो 1 लाख into 18 divided by 118 is 15,254 rupees। तो 15,254 क्या हो जाएगा हमारा टोटल रिगार्डिंग पीएसएफ और यूडीएफ जीएसटी हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का टोटल करें इट वुड बी 87,254। तो केस सिनेरियो के पॉइंट 1 के बेसिस पे 87,254 क्या हो जाना चाहिए? जीएसटी आईटीसी क्लेमेबल। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शन बिटवीन हरियाणा ऑफिस ऑफ जूम एयर एंड अमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड। हमें इसके रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। सो देखो पहले ट्रांजैक्शन तो क्या रखा है कि ये OIDAR सर्विसेज है। सो हमने क्या किया, उनको
ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्पेस का सेल किया है। करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि आईजीएसटी पेबल होगा, नहीं यहाँ पे आईजीएसटी पेबल नहीं होगा, सी और एसजीएसटी पेबल होगा। भले ही ये ओआईडीआर सर्विस है क्योंकि सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्पेस ऑनलाइन ओआईडीआर सर्विस होती है, लेकिन आईजीएसटी का यहाँ पे कोई लिंक नहीं बैठता है। सो देखो हमने, अगर हम यहाँ पे थोड़ा भी चेक करें तो इन्होंने क्या बोला है कि हमने इनको ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्पेस सेल किया है। अगर हम इनको एक लोकेशन सेल करते हैं तो उसके केस में तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या हो जाती है, हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली एडवर्टीजमेंट स्पेस के सेल है तो ये सेक्शन किस में फॉल करेगी, सेक्शन 12(2) मतलब जनरल रूल में फॉल करेगी, जनरल केस में फॉल करेगी। जनरल केस में फॉल करने का मतलब क्या होता है, लोकेशन ऑफ रेसिडेंट क्या हो जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। रेसिडेंट कौन है, अमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, कहाँ पर है, हरियाणा में। सो हरियाणा की प्लेस क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। और सप्लाई भी कहाँ का है, हरियाणा का। प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है, हरियाणा है। सो इसके केस में क्या हो जाएगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगी। सो इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में सी और एसजीएसटी लगेगा। सो यहाँ पे सी और एसजीएसटी लग जाएगा। सो 5 लाख का अगर मैं 99% निकालू तो इट कम्स 45,000 रुपीज। सो अगर आप देखोगे ऑप्शन डी वुड बी द बेस्ट करेक्ट, क्योंकि इसका ये क्रेडिट भी आराम से ले सकते हैं, सेम स्टेट का है तो आप क्रेडिट भी ले सकते हो। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे टीसीएस वाला तो कुछ इम्प्लीकेशन आएगा नहीं। और डीम्ड सेल ऑफ सर्विस ये नहीं है, इट इज नॉर्मल सेल ऑफ सर्विस। सो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो गया। Supertrip India purchases 1,000 air tickets in bulk for an amount of 1,000 per ticket from Zoom Air and made these tickets available for sale at its electronic portal to the customers for its own account. On its own account, Supertrip India was able to sell only 800 air tickets, for which total amount collected from customers was 15 lakh rupees. As per the agreement, the remaining 200 air tickets purchased by Supertrip from Zoom Air lapsed and amount was forfeited by Zoom Air. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला क्या दे रखा है, सुपर ट्रिप इंडिया शेल बी लायबल टू पे नेट जीएसटी ऑफ 90,000 एंड कलेक्ट टीसीएस ऑफ 10,000 रुपीज। कितना टीसीएस कलेक्ट करेगी, 10,000 रुपीज का। और यहाँ पे नेट जीएसटी कितना होना चाहिए, 90,000। सो बेसिकली अगर आप इस ट्रांजैक्शन का फ्लो देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्होंने देखो एक तो बोला है कि सुपर ट्रिप ने क्या किया, परचेज किया है। सुपर ट्रिप ने इनसे परचेज करी है और फिर उसके बाद ये ओन अकाउंट पे सेल कर रही है। सो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन हो रहा है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्योंकि हो रहा है, तो सुपर ट्रिप इंडिया खुद का तो टीसीएस चार्ज नहीं करेगी ना, ये खुद ही सेल कर रही है अपने पोर्टल से, तो उसके केस में टीसीएस चार्ज नहीं होगा। क्या, टीसीएस चार्ज नहीं होगा। और दूसरी बात कि यहाँ पर इन्होंने खरीदी तो कितनी थी, पूरी 1,000 टिकट, लेकिन सेल कितनी कर पाई है, 800 के टिकट्स। ये सेल कितनी कर पाए, 800 के टिकट्स। सो यहाँ पे परचेज 1,000 की टिकट है, 800 की सेल यहाँ पे क्योंकि ये कर पाए, तो ये 800 की जो सेल है उसी का इनको जीएसटी पे करना पड़ेगा, जो एक्चुअल में सेल हुई है। और जो बाकी अमाउंट बचा, भले ही वो फोरफीट हो गया हो, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो, आपको उसका अलग से कोई स्पेसिफिक इम्प्लीकेशन नहीं दिखाना रहेगा। सो टीसीएस वाली बात यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट है। देन सुपर ट्रिप क्या एजेंट है, नहीं भाई, उसने खुद ने खरीद ली, वो ओन अकाउंट पे सेल कर रहा है, तो वो एजेंट नहीं है। फिर सुपर ट्रिप इंडिया शेल बी लायबल टू पे नेट जीएसटी ऑफ 10,000 एंड ज़ूम एयर शेल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑफ 1,80,000। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि 157,500 और 1,80,000। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। सो देखो, ज़ूम एयर ने सेल करी, किसको करी, सुपर ट्रिप को। कितने टिकट्स, टोटल 1,000 टिकट्स। इसने कितने टिकट सेल करी, इसने टिकट सेल करी 800 और 15 लाख रुपीस किससे कलेक्ट करे, 15 लाख रुपीस कलेक्ट करे अपने कस्टमर से। सो ये 15 लाख के ऊपर जीएसटी पे करेगा 18% की रेट से। सो इट कम्स 2,70,000 रुपीज। और ज़ूम एयर से परचेज भी करी है इसने, ज़ूम एयर से जो टिकट्स परचेज करी है, कितने की करी है, 1,000 पर टिकट पे। मतलब इसका जो ज़ूम एयर ने जीएसटी चार्ज किया होगा कितना होगा, 1,000 इंटू 1,000 का 18%, मतलब 10 लाख का 18%, दैट इज 1,80,000।
सो 1,80,000 की सेल तो कौन दिखाएगी, 1,80,000 की सेल दिखाएगी हमारी जूम एयर सेल दिखा देगी हमारी 1,80,000 की। और ये जो सुपर चिप है इसका आउटपुट टैक्स कितना है 270 का, और ये 1,80,000 क्या है इसकी परचेज के कारण टैक्स है, तो ये किसका क्या हो जाएगा इसका आईटीसी। सो इसका आईटीसी 1,80,000 का क्लेम कर लेगा और जो नेट जीएसटी 90,000 का ये अपनी जेब से पे कर देगा। सो 90,000 क्या होगा नेट जीएसटी पेबल ऑफ सुपर चिप। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Case scenario 28, Infotel Limited, hereafter referred to as Infotel, is a telecommunication company operating in India. कंपनी रजिस्ट्रेशन ले रहा है सभी स्टेट्स में और हेड ऑफिस हरियाणा में है। इनवॉइस फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया इज इशूड टू द कस्टमर्स बाय एचओ लोकेटेड इन हरियाणा फॉर ऑल दी सर्विसेज। सो इनवॉइस कौन इशू करता है, हरियाणा ऑफिस। जनवरी मंथ के लिए हमें ट्रांजेक्शन दे रखे। पहला, receipts from post-paid mobile customers are 25 lakh rupees. 5 lakh is from the customers located in Haryana और बाकी rest of India से है। Apart from this, Infotel collected an amount of 20 lakh rupees as subscription income identifiable separately on the post-paid bill from the customers. This amount is not included in the collection at point number 1. So ये अलग से हमें 20 लाख की collection subscription fee भी दे रखी है। Same was collected for payment to CloudZone Limited, hereinafter referred to as CloudZone, an online content provider located in Maharashtra. Full amount was remitted to CloudZone by Infotel on behalf of the postpaid customers. So ये जो 20 लाख रुपीस का अमाउंट है ना, ये CloudZone के बिहाफ पे कलेक्ट करेगी, उनकी खुद की सेल नहीं है। सो इनकी सेल तो ये 25 लाख होगी, 20 लाख सेल तो किसकी मानी जाएगी, CloudZone लिमिटेड की। CloudZone इशू कर देता है कस्टमर्स को इनवॉइस में खुद के नाम पे। As per the agreement, Infotel is not involved in any sort of facilitation or arrangement of supply from CloudZone to the customers. और Infotel का डायरेक्टली ये जो सब्सक्रिप्शन फी वाले ट्रांजैक्शन के कारण जो सप्लाई होगी उसके रिगार्डिंग CloudZone डायरेक्टली कस्टमर से डील करेगा, Infotel बीच में नहीं आएगा। सो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि Infotel क्या है, Infotel एजेंट भी नहीं है शेड्यूल 1 वाला। सो यहाँ पे डीन सप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये CloudZone डायरेक्टली इस 20 लाख पर क्या करेगा, अमाउंट लेकर है, सिर्फ दोनों को मिलवाने का काम कर रहा है। बाकी सारा ट्रांजैक्शन डायरेक्टली कस्टमर और इस CloudZone के बीच में हो रहा है। Customers on their own avail the facility to pay for the services provided by CloudZone by way of payment through Infotel. Subscription income is charged from the customers on actual basis and no fee is charged by Infotel from the customers for such payment facility. और कोई additional commission वगैरह भी charge नहीं कर रहा है Infotel. Infotel लेकिन क्या करता है, CloudZone से कलेक्शन चार्जेस कलेक्ट करता है, कस्टमर से तो कुछ कलेक्ट नहीं कर रहा। CloudZone से 10% ऑफ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन द कस्टमर्स क्या करता है, चार्ज करता है CloudZone से। डायरेक्ट रिसीट्स फ्रॉम प्रीपेड मोबाइल कस्टमर्स कितना है, 50 लाख रुपीस। एंटायर पेमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स लोकेटेड आउटसाइड हरियाणा। फिर हमें क्या रखा है, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम PayQuick Limited, hereinafter referred to as PayQuick, a reseller or selling agent of Infotel, is 30 lakh rupees. Location of PayQuick is in Maharashtra. Commission paid to PayQuick is 10% of the revenue received. So यहाँ पर 30 लाख की तो हमारी सेल है और 10% ऑफ द रेवेन्यू रिसीव जो हम कमीशन के फॉर्म में पे कर देंगे हमारी इनवर्ट सप्लाई है। फिर हमें क्या रखा है, इट कलेक्टेड एन अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीस फ्रॉम द कस्टमर्स लोकेटेड इन हरियाणा अगेंस्ट द DTH सर्विस प्रोवाइडेड इन हरियाणा। दिस अमाउंट इंक्लूड्स अ वन टाइम इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ 50,000 रुपीज। सो वन टाइम इंस्टॉलेशन चार्जेस भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। फिर नेक्स्ट हमें दे रखा है कि हमने कुछ सर्टेन इक्विपमेंट परचेज किया है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टावर्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इनको हमने डिलीवर इंस्टॉल कर दिया सप्लायर ने इन्फोटेल की साइट में राजस्थान में, और इनवॉइस इशू कर दिया टू इन्फोटेल एट हरियाणा हेड ऑफिस। टोटल अमाउंट 75 लाख रुपीस का चार्ज हुआ है। सो ये फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन टावर से रिलेटेड, फिक्स इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन दे रखा है। जो यहाँ पे ऑल टुगेदर ये हमसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से जो हम प्लेस टू सप्लाई के प्रोविजंस पढ़ते हैं ये वो टेस्ट कर पा रहे हैं। फिर हमें दे रखा है इन्फोटेल कोलैबोरेटेड विद Amaze INC, a company based in USA, for technological support in relation to provision of cloud storage services to its customers. The amount paid by Infotel to Amaze INC is 5 crore rupees for technology support. Further, the cloud storage services were provided by Infotel to its
अनरिलेटेड प्रीमियम कस्टमर्स ऑन एफओसी बेसिस फॉर द ट्रायल पीरियड। ओपन मार्केट वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 75 लाख रुपीस की। तो अगर आप अनरिलेटेड लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाते हो तो उसके केस में कोई जीएसटी नहीं लगता, सिर्फ रिलेटेड के केस में हम शेड्यूल 1 में उसको फॉलो करवा सकते हैं। As per the agreement with Amaze INC, in case of failure in provision of cloud storage services to the customers by Infotel, Amaze INC shall provide the backup server access to Infotel's customers for data storage. तो अगर Infotel नहीं प्रोवाइड करवाता है कभी कभी सर्विसेज तो उसके लिए फिर Amaze INC खुद प्रोवाइड करवाएगी। Customer is not aware of the fact that data is being stored on Amaze INC server in case of failure at Infotel's end. Amaze INC charge an amount of 50 lakh rupees from Infotel for such instance in the month of January, और इसके लिए अलग से वो चार्जेस भी लेती है और कस्टमर के साथ इसके रिगार्डिंग कोई अलग से स्पेसिफिकेशन नहीं किया जाता है। फिर हमें क्या रखा है कि 18% का जीएसटी लगा देना, सीएसआई को इग्नोर कर देना, क्लासिफिकेशन को। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, GST payable in cash for the month of January by the HO of Infotel in Haryana, assuming that no ITC is availed by it. So हमें क्या बताना है, GST payable बताना है कैश में without giving consideration of ITC. So हमें ITC यूटिलाइज करें बिना बताना है। Let's see. देखो पहला ट्रांजैक्शन हमें दे रखा है रिसीट्स फ्रॉम प्रीपेड पोस्टपेड मोबाइल कस्टमर्स 25 लाख का, इसमें से 5 लाख के हरियाणा में लोकेटेड है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। सो इन्होंने हमसे CSI का क्लासिफिकेशन तो मांगा वैसे भी नहीं है, तो हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई का हम कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं देंगे, इन्होंने नहीं पूछा है क्योंकि। तो 25 लाख का मैं सीधा, अगर आप देखोगे जीएसटी की रेट हमें कितनी 18% बताई थी, सब पे 18% ही लगाएंगे। सो 25 लाख का 18% वुड बी 4,50,000। देन उसके बाद इन्फोटेल ने ये 20 लाख रुपए कलेक्ट करे हैं सब्सक्रिप्शन इनकम के फॉर्म में, लेकिन ये आइडियली अगर आप देखोगे ये इसने खुद के लिए तो खरीदे नहीं है, खुद के लिए तो ये कलेक्ट किया नहीं है अमाउंट, ये तो क्या किया है क्लाउड जोन के बिहाफ पे कलेक्शन किया है। सो इसको आप क्या मान सकते हो, इंटरमीडियरी या प्योर एजेंट की सर्विसेज मान सकते हो। सो यहाँ पर ये किसकी सेल नहीं मानी जाएगी, इन्फोटेल की सेल नहीं मानी जाएगी, ये क्लाउड जोन की सेल मानी जाएगी। सो इसके ऊपर इन्फोटेल का जीएसटी तो नहीं आएगा। देन लेकिन ये क्या करती है, कलेक्शन चार्जेस जरूर लेती है 10%। सो कलेक्शन चार्जेस इसकी क्या है, इनकम है, कलेक्शन चार्जेस के केस में इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो 20 लाख का 10%, 20 लाख का 10% दैट इज 2 लाख। 2 लाख का हम क्या करेंगे, 2 लाख का में 18% का हमें टैक्स देना पड़ेगा। सो 2 लाख का 18% दैट इज 36,000 का टैक्स यहाँ पे पेबल होगा। देन डायरेक्ट रिसीव्स फ्रॉम प्रीपेड वालों से कितनी, 50 लाख रुपीस की, सो इसका 18% कर देंगे, 9 लाख रुपीस। देन फिर ये हमें रीसेलर और सेलिंग एजेंट के थ्रू 30 लाख का कलेक्शन हुआ है। सो 30 लाख के ऊपर 18% का जीएसटी आ जाएगा, 5,40,000। ये जो 10% का कमीशन है ये तो हमारी इनवर्ट सप्लाई है। देन डीटीएच से हमें 5 लाख रुपीस कलेक्ट हुए हैं। दिस अमाउंट इंक्लूड्स वन टाइम इंस्टॉलेशन चार्जेस 50,000 के, तो बिल्कुल टोटल अमाउंट 5 लाख पे क्या लग जाएगा, 18% से 90,000 का जीएसटी। देन 75 लाख रुपीस का अमाउंट दे रखा है परचेजेस से रिगार्डिंग है, तो ये हमारी सेल तो है नहीं, ये तो इनवर्ट सप्लाई है। देन इन्होंने बता रखा है कि हमने क्या किया है, बेसिकली ये हमारी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। सो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का तो हमेशा मतलब ये क्या होगा, आरसीएम में टैक्सेबल होगा, सो उसको तो हमें कैश में ही पे करना पड़ेगा। सो यहाँ तक जो हमने देखा ये तो हमारी आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स हो गया, इसका एक बार हम टोटल लगा लेते हैं, फिर हम आरसीएम का भी देख लेंगे। सो अगर मैं टोटल लगाऊं इट कम्स 20,16,000। अब देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हमने करी, क्योंकि देखो इन्होंने क्या कह रखा है कि हमने बेसिकली अमेज जो आईएनसी है ये यूएसए में लोकेटेड है, इससे हमने क्या लिया है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट लिया है इन रिलेशन टू प्रोविजन ऑफ क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज टू द कस्टमर। और इन्फोटेल इसके लिए कितना पेमेंट कर रही है, 5 करोड़ रुपीस का, 5 करोड़ रुपीस का ये पेमेंट कर रही है। सो ये 5 करोड़ रुपीस पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्योंकि ये है, तो इसके ऊपर कितना टैक्स पेबल आएगा, 5 करोड़ का 18%, 90 लाख का, 90 लाख का यहाँ पे हमें आरसीएम में टैक्स पे करना रहेगा। फिर ये मैंने बताया था अगर आप अनरिलेटेड कस्टमर्स को कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये सप्लाई नहीं है। डीम सप्लाई के यहाँ पे प्रोविजन लगेगा नहीं, क्योंकि ये अनरिलेटेड को हुई है, ना कि रिलेटेड को।
फिर इन्होंने ये भी कह रखा है कि ये जो 50 लाख रुपीस चार्ज हुए हैं ये भी अमेज आईएनसी ने हमसे चार्ज किए, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, तो इसके केस में भी आरसीएम लग जाएगा। सो 50 लाख पर कितना टैक्स पेबल आ जाएगा, हमारा 9 लाख रुपीस का टैक्स पेबल निकल कर आ जाएगा। तो आरसीएम में 99 लाख का हमारा टैक्स हो गया। सो 99 लाख प्लस 20,16,000, हमारा 1,19,16,000 का यहाँ पे टोटल पेबल इन कैश आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ITC अवेलेबल टू इन्फोटेल इन द मंथ ऑफ जनवरी एट इट्स HO इन हरियाणा। ITC कितना अवेलेबल होगा, तो देखो जो आरसीएम में पे किया है, एक तो ये पूरा 99 लाख का हमें ITC अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि हमने इसको बिजनेस के लिए यूज किया है। उसके अलावा देखो हमने कुछ और इनवर्ट सप्लाई की बात करी थी, तो एक तो हमारा ये इनवर्ट सप्लाई है जो हम कमीशन पे कर रहे हैं पेक्विक को 10% ऑफ रेवेन्यू का। सो 30 लाख का 10%, 3 लाख का 18% ही हमारी इनवर्ट सप्लाई हो जाएगी। सो 3 लाख का 18% कम्स 54,000, तो 54,000 हमारी ITC हो जाएगा एक तो। उसके अलावा अगर आप देखोगे हमने ये भी परचेज किए कुछ इक्विपमेंट्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टावर्स। The goods were delivered installed by the supplier at Infotel site in Rajasthan. Invoice was issued to Infotel at Haryana HO. So अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो सप्लायर कौन सा है, सप्लायर कहाँ का है, सप्लायर है राजस्थान का। सप्लायर कहाँ का है, सप्लायर राजस्थान में बेस्ड है। और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई देखो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने फिजिकल डिलीवरी कहाँ करी है, राजस्थान में करी है, तो गुड्स का मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, राजस्थान में टर्मिनेट हो रहा है। आपने इंस्टॉलेशन कहाँ करके दिया है, राजस्थान में करके दिया है, तो जहाँ पे आप इंस्टॉल करोगे वो आपकी प्लेस क्या हो जाएगी, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो राजस्थान क्या हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई। सो सप्लाई भी राजस्थान का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान की, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, सी और SGST। लेकिन सी और SGST कहाँ का होगा, राजस्थान का, और हम कहाँ के हैं, हरियाणा के। तो आप हरियाणा में होकर राजस्थान का सी और SGST अवेल नहीं कर सकते हो। एक स्टेट दूसरे स्टेट का S और CGST अवेल नहीं कर सकता है। सो इसके केस में हमें कोई ITC नहीं मिलेगा, यहाँ पे ITC हमें नहीं मिलेगा। सो अगर आप देखोगे 99 लाख का ITC हमें मिल जाएगा एक तो, और एक ये 54,000 का। सो 99 लाख 54,000 के हम ITC के लिए एलिजिबल है। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन इन्फोटेल एंड क्लाउड जोन। तो मैंने अभी बताया था ये क्या कर रहा है, एज अ प्योर एजेंट हमारे लिए काम हम कर रहे हैं, क्लाउड जोन के लिए काम कर रहे हैं। सो इट इज गोइंग टू बी आर प्योर एजेंट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्योर एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम एग्जैक्ट अमाउंट, हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट अमाउंट इनको पे करके यहाँ पे दे रहे हैं। सो इट इज गोइंग टू बी आर प्योर एजेंट। थर्ड का सी हो जाएगा। और देखो मैंने ये बोला कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस, क्योंकि हम तो एक तो एक्चुअल बेसिस पे कर रहे हैं, और दूसरा ओन अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन ओन अकाउंट आर चार्ज सेपरेटली। सो हम जो खुद का कमीशन चार्ज कर रहे हैं वो तो सेपरेटली ले रहे हैं, और जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो एक्चुअल बेसिस पर पे हो रहा है। फॉर द डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, जो DTH की सर्विसेज है, इन्फोटेल एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट लाइक डिश, एंटेना, केबल्स, जिनके ऊपर 28% GST लगता है, to the customers at an additional charge of 2,000 rupees. Currently, the company collects 1,000 from new customers as installation and 1 month charges for services liable at 18%. In case the dish, antenna and cables are also provided, combined charge कितना होगा, 3,000 rupees का होने वाला है। सो यहाँ ये पूछ रहे हैं कि मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या रहेगा। तो ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि दोनों के केस में कौन सी रेट से GST लगने वाला है। सो जब आप क्या कर रहे हो, बंडल करके दे रहे हो, यहाँ पे दो या दो सप्लाई की बंडलिंग कर रहे हो, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या होने वाली है, हमारी प्रिंसिपल सप्लाई है ये DTH की सर्विस प्रोवाइड करवाना। DTH की सर्विस प्रोवाइड करवाना इज आवर प्रिंसिपल सप्लाई, और उसके साथ में एंटीना वगैरह प्रोवाइड करवाना इज जस्ट एंसिलरी। सो ये क्या हो जाएगी, कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई के केस में क्या, कौन सी रेट लगती है, प्रिंसिपल सप्लाई वाली रेट लग जाती है टोटल सप्लाई पे। सो प्रिंसिपल सप्लाई की रेट क्या है, 18%। तो टोटल 3,000 रुपीज पर 18% का टैक्स लगेगा। तो अगर हम देखें, ऑप्शन सी इज करेक्ट। केस सिनेरियो नंबर 29,
Dhairya Limited, India, registered supplier under GST in the state of Kerala, is engaged in supplying goods and services. Dhairya Inc. San Francisco, USA, is a subsidiary of Dhairya Limited, India, and is engaged in supply of information technology services to customers in USA. Dhairya Limited, India has undertaken following transactions during the month of April. तो हमें अप्रैल मंथ के इन्होंने ट्रांजैक्शंस देख रखे हैं, सो हम इनको एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, हम इनको क्वेश्चन के साथ में ही देख लेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम पहले देख लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है अप्रैल मंथ की हमें कि कंपनी ने एक तो सिटिंग फी पे करी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अगर सिटिंग पे करते हो तो वो तो आरसीएम में टैक्सेबल, आपको खुद को ही आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। और क्या किया है इन्होंने, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विसेज ली है एक बिजनेस डिस्प्यूट सेटल करने के लिए, तो ये भी क्या होगा, आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विसेज है क्योंकि। फिर इन्होंने धूम इवेंट्स लिमिटेड ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, धूम इवेंट्स लिमिटेड क्या है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कहाँ पर रजिस्टर्ड है, कर्नाटका में। इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है मई मंथ में, कहाँ पर, दुबई में। और धैर्य लिमिटेड ने इसके लिए 10 लाख रुपीस का कंसिडरेशन भी पे किया है। तो यहाँ पे प्रोबेबली हमसे पीओएस पूछेंगे, तो अगर आप इसका पीओएस देखोगे, अगर आप क्या करवाते हो, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज कोई प्रोवाइड करवाता है हमें, कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज, इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज अगर हमें देता है, और रेसिपेंट क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन, रेसिपेंट क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन। तो इररिस्पेक्टिव कहाँ पर इवेंट हुआ है, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट को क्या माना जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। सो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट दैट इज धैर्य लिमिटेड। धैर्य लिमिटेड कहाँ पर रजिस्टर्ड है, धैर्य लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ केरला। तो केरला क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लेस ऑफ सप्लाई। भले ही इवेंट कहाँ हुआ हो, दुबई में कोई फर्क नहीं पड़ता, केरला इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद हमें दे रखा है, रेट्स दे रखी है, 18% लेना है, सारा अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, आईटीसी का बैलेंस ओपनिंग निल है, और इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है अप्रैल और मई मंथ में। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय धैर्य लिमिटेड डू नॉट अमाउंट टू सप्लाई। इनमें से कौन से ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है। ध्यान रखना, अगर कोई सप्लाई एग्जेम्प्ट होती है इनकेस, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई होती है, मैंने पहले भी बताया था। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई होगी तो हम उसको तो सप्लाई मानेंगे, पर अगर कोई सप्लाई के स्कोप से ऑल टुगेदर बाहर है तो फिर हम उसको यहाँ पर कवर कर लेंगे। सो पहला ट्रांजैक्शन दे रखा है, सप्लाई ऑफ स्टील शीट्स एंड टेरिटोरियल वाटर्स। सो देखो इसका ट्रांजैक्शन देखना पड़ेगा हमें। सबसे पहले सप्लाइड स्टील शीट्स एंड टेरिटोरियल वाटर्स टू ध्रुवांक बिल्डर्स। सो हमने अगर टेरिटोरियल वाटर्स में सप्लाई करते हैं तो उसके केस में हम क्या मानते हैं, लोकेशन कौन सी मानते हैं, जो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट होता है। सो नियरेस्ट स्टेट कौन सा है यहाँ पे, केरला है, क्योंकि ये 12 नॉटिकल माइल्स पे है। सो ये हमारा केरला क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा। हम भी केरला के, प्लेस ऑफ सप्लाई भी केरला की, तो यहाँ पे सी और एसजीएसटी आराम से लगने वाला है। यहाँ पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, इट इज अ सप्लाई, ये सप्लाई के स्कोप से बाहर नहीं है कहीं भी। सो ये तो सप्लाई है। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, कंप्यूटर बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू अनरिलेटेड पर्सन। सो देखो सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन को एक बार पूरा देख लेते हैं। कंप्यूटर यूज फॉर बिजनेस पर्पस, इसके स्टार्टिंग में हमने क्या नहीं किया था, आईटीसी अवेल नहीं किया था परचेज के ऊपर। तो अगर आपने परचेज के टाइम पे आईटीसी अवेल किया होता तो ये शेड्यूल 1 में फॉलो जाता कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हो तो आपको क्या करना पड़ता, टैक्स पे करना पड़ता। पर यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में भी आईटीसी नहीं दिया था, और अब हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं किसको, अनरिलेटेड पर्सन को। रिलेटेड पर्सन को भी कहीं दे देते तो हम शेड्यूल 1 में फॉलो करवा देते। तो ये दोनों ही कारण से, क्योंकि ना तो आईटीसी अवेल हुआ है और ना ही रिलेटेड पर्सन को दिया गया है, तो ये दोनों ही कारण से शेड्यूल 1 में डीम सप्लाई नहीं हो रहा। तो सप्लाई का जो एक एलिमेंट है कंसिडरेशन, क्योंकि वो यहाँ पे मिसिंग है, सो इसके केस में कोई सप्लाई नहीं मानी जाएगी। दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट सप्लाई, तो दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट सप्लाई। एक हमें ट्रांजैक्शन मिल गया जो सप्लाई नहीं है, सेकंड इज नॉट सप्लाई। सप्लाई ऑफ पेपर रोल्स फॉर प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स टू फोर्ट माउंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो हमने क्या करा, पेपर रोल सप्लाई करे। अगर आप एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विसेज देते हो किसी स्कूल्स को या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो उसके केस में तो क्या मिलती है, हमें एग्जेम्पशन मिल जाती है, तो वो एग्जाम सप्लाई होती है। सो एग्जाम सप्लाई भी वैसे भी सप्लाई होती, लेकिन यहाँ पर तो अगर आप देखोगे पेपर रोल्स की सप्लाई तो टैक्सेबल और है, क्योंकि ये गुड्स की सप्लाई है ना कि सर्विसेज। तो सप्लाई ऑफ गुड्स इन रिलेशन टू एग्जामिनेशन के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। तो ये तो टैक्सेबल हो जाएगा। सो ये टैक्सेबल भी है और सप्लाई भी यहाँ पर रहेगा। सो ये भी सप्लाई है। देन रिकवरी ऑफ बॉन्ड अमाउंट फ्रॉम दी आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर।
यहाँ पे हमने क्या किया, मैनेजिंग डायरेक्टर से, आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर से हमने कोई बॉन्ड अमाउंट रिकवर किया है। सो देखो क्या दे रखा है, बॉन्ड अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम दी आउटगोइंग एमडी रिसाइडिंग इन केरला ऑफ Dhैर्य Limited since he had left the employment before contracted period. So ये बॉन्ड अमाउंट की रिकवरी हुई किस लिए, एक डिफरेंट, एक सेपरेट सप्लाई के लिए नहीं हुई है। हमने ये बॉन्ड अमाउंट रखा ही किस लिए था कि हम चाहते थे कि ये पर्सन हमारी एम्प्लॉयमेंट को इस कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड के टाइम पर ना छोड़े, इस कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड के ड्यूरेशन में इसको हम ये हमारे एम्प्लॉयमेंट को ना छोड़े, इसके लिए बॉन्ड अमाउंट प्रिस्क्राइब था। सो इट इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर अ सेपरेट सप्लाई, ये सेपरेट सप्लाई के लिए कंसिडरेशन नहीं है, ये एग्रीमेंट टू रिफ्रेन इन एक्ट के लिए कंसिडरेशन नहीं है। क्योंकि ये सेपरेट सप्लाई का पार्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ ये था कि हम क्या करना चाहते थे, प्रिवेंट करना चाहते थे एम्प्लॉयमेंट का हमारे पास से जाना बिफोर द कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड, इसके लिए इम्पोज किया गया था। सो इसके केस में ये सप्लाई नहीं होता है। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सप्लाई, ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये सप्लाई ही नहीं है। So this is not a supply. So option अगर हम देखेंगे सेकेंड एंड फोर्थ इज के लिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड बाय धैर्य लिमिटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। में से कौन सी इनवर्ट सप्लाईज जो हमें अप्रैल मंथ में रिसीव हुई है उसमें हमें आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। सो मैंने एक तो अभी बताया था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला आरसीएम में जाएगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आरसीएम में जाएगा। उसके बाद देखो इन्होंने दे रखा है अकोमोडेशन सर्विसेज रिसीव फ्रॉम हिलवुड होटल। अकोमोडेशन सर्विस के केस में आराम से एफसीएम लगेगा। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी देयर। फिर न्यू मशीनरी अगर आपने किसी डीलर से परचेज करी, इसके रिगार्डिंग में कोई आरसीएम एंट्री है नहीं, और सैलरी तो वैसे भी शेड्यूल 3 में फॉल करती है, तो ये तो सप्लाई ही नहीं है, इट इज अ नॉन सप्लाई। तो फर्स्ट 1 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, compute the total GST payable on outward supplies before setting off of ITC for the month of April. So हमें बिफोर ITC हमें टोटल ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी निकालनी है, और टोटल ITC पूछा है इन्होंने, टोटल जीएसटी पेबल आउटवर्ड सप्लाई वाला पूछा है, तो आरसीएम इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो अगर आप देखोगे पहला जो ट्रांजेक्शन मैंने बताया था ये टैक्सेबल है, तो 15 लाख पे हमें टैक्स देना पड़ जाएगा। और हम ऑप्शंस में अगर आप देखोगे CSI का क्लासिफिकेशन हमने दे ही रखा है, तो हम यहाँ पे हमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी चेक करना पड़ेगा। सो अगर आप देखोगे हमने सप्लाई करे किसको, फोर्ट माउंट स्कूल को बेंगलुरु कर्नाटका में फॉर प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एज डायरेक्टेड बाय द स्कूल। धैर्य लिमिटेड ने पेपर रोल्स को लेकिन डिलीवर कहाँ पे किया है, तिरुवनंतपुरम केरला में। सो डिलीवरी इनकी केरला में करी है, लेकिन हमने सप्लाई किसको करी है, बेंगलुरु में। सो एक तरीके से क्या हो गया, बिल्ड टू शिप टू मॉडल हो गया, बिल्ड टू शिप टू मॉडल हो गया। सो बिल्ड टू शिप टू मॉडल के केस में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होता है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है किस के बीच में, ये धैर्य लिमिटेड और स्कूल के बीच में, उसके लिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ दिस recipient, that is Bengaluru, is going to be the place of supply. तो बेंगलुरु कर्नाटका में है एंड केरला, सो ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट स्टेट्स, यहाँ पे IGST लग जाएगा। सो 15 लाख का अगर मैं 18% निकालू, इट कम्स 2,70,000। तो यहाँ पे IGST हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर कोई GST लगेगा नहीं, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया था, सी और SGST लगेगा, तो 6 लाख का 9%, 54,000 सी और SGST हो जाएगा। नेक्स्ट, गुड्स के लिए एडवांस है, तो यहाँ पे तो एडवांस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता गुड्स के केस में, सो यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन सर्विसेज केस में एडवांस पे जीएसटी लगता है, सो 4,90,000 पे जीएसटी लग जाएगा। और केरला में कस्टमर है, सो सी और SGST लगेगा यहाँ पे भी 9% से, 44,100। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था टैक्सेबल है नहीं है, और इसके अलावा कोई आउटवर्ड सप्लाई और हमें देनी रखी। सो हम इसका टोटल अगर लगाएं, सो 98,100 सी और SGST हो जाएगा, और IGST 2,70,000। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, whether GST is applicable on the event organized by Dhoom Events Limited for Dhैर्य Limited इंडिया इन दुबई, एंड व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मैंने बताया था प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, हमने देखा था केरला हो जाएगा, जो कि धैर्य लिमिटेड की लोकेशन है। सो यहाँ पे GST एप्लीकेबल बिल्कुल होगा, और केरला इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 30, श्रेयांस लिमिटेड
Hereafter, F2S company is a conglomerate having diversified businesses including hotels, FMCG, IT, etc. Corporate office Delhi में और operations across multiple states in India. As an internal policy, the company has obtained single registration in each state irrespective of the diversified business operations being undertaken in the state. So, हर स्टेट का एक सिंगल ही रजिस्ट्रेशन है, भले ही स्टेट में कितनी भी ब्रांचेस हो, कितने भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हो. अप्रैल मंथ के लिए इन्होंने बता रखा है कि कंपनी ने ये सारे ट्रांजैक्शंस किए हैं. सो हम इन ट्रांजैक्शंस को विद द क्वेश्चंस ही कवर कर लेंगे. टैक्स रेट देखो इन्होंने बता रखी है 18% रहेगी एंड ऑल द डिविजन्स आर एलिजिबल फॉर 100% ITC. Let's start the questions. Which of the following statement is correct in respect to the services related to usage of vacant godown? Vacant godown से related जो services है उसके रिगार्डिंग हमें कुछ बताना है. So vacant godown का ट्रांजैक्शन देखो ये रहा. FMCG division of the company in Jaipur, Rajasthan agreed to use the vacant godown with the premises of hotel division in Udaipur for storage of its goods. The value of the arrangement was agreed at 5 lakh rupees per month. Said amount was agreed to be adjusted by way of intra-division book adjustment on monthly basis. देखो ये दोनों एंटिटीज कहाँ पर है, राजस्थान की एंटिटीज है. इसका मतलब इन्होंने क्योंकि सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रखा है, इसका मतलब जयपुर राजस्थान और भले ही उदयपुर राजस्थान ये अलग अलग इनकी ब्रांचेस हो, अलग अलग इनकी डिविजन हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो क्या है, एक ही है. सो इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, ये तो सिंगल एंटिटी है. सो हम खुद से ही जीएसटी तो चार्ज कर नहीं सकते, तो इसके केस में ये ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं कहलाएगा बिकॉज दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट पर्सन. डिस्टिंक्ट पर्सन कब होता है, जब आप किस पास सेपरेट रजिस्ट्रेशन होते हो. जब आपका पैन तो एक होता है, पैन वन, बट जीएसटीएन क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, तब आप क्या कहलाते हो, डिस्टिंक्ट पर्सन. पर यहाँ पे तो GSTIN ही एक है, सो इसके केस में कोई सप्लाई का ट्रांजैक्शन इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा. सो इट इज नॉट गोइंग टू बी सप्लाई. तो ऑप्शंस देखोगे तो नो GST इज चार्जेबल क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट और वही मैंने बताया सिंगल रजिस्ट्रेशन है क्योंकि. नेक्स्ट, assuming that the payment for utilization of IT platform has not been made by the hotel division to the IT division till the end of October month of the current financial year. होटल डिविजन क्या करेगा, देखो ट्रांजैक्शन हुआ क्या है. होटल डिविजन जो कंपनी का है महाराष्ट्र में, उसने यूज करा है IT प्लेटफॉर्म जो ओन और मैनेज कर रहा है कौन, IT डिविजन ऑफ द कंपनी इन दिल्ली. The value of such services was determined as 12 lakh rupees per month. The IT division treated the same as deemed supply under Schedule 1 क्योंकि related person के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है. यहाँ पे महाराष्ट्र और दिल्ली है, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन है क्योंकि महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए ऑफ कोर्स सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है. और इन्होंने क्या कर दिया, GST भी चार्ज कर दिया 25 अप्रैल को. तो इन्होंने डीम्ड सप्लाई मान लिया, GST चार्ज कर दिया, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है. होटल डिविजन ने इसका ITC भी अवेल कर लिया. बिजनेस से रिलेटेड था तो आप ITC अवेल कर सकते हैं, आपने बिल्कुल कर भी लिया अवेल. However, no payment was made for such services by the hotel division to the IT division. लेकिन इसका पेमेंट नहीं किया. और अगर आप 180 डेज में सप्लायर को पेमेंट नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, ITC रिवर्स करना पड़ता है. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें से एक एक्सेप्शन होता है कि अगर सप्लाई डीम्ड सप्लाई मानी गई है शेड्यूल 1 के अंदर, तो फिर वो जो 180 डेज में पेमेंट वाला रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होता है. सो यहाँ पे क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन है, शेड्यूल 1 में ये फॉल हो रहा है, शेड्यूल 1 की डीम्ड सप्लाई है, सो ये एक्सेप्शन में फॉल करेगा. और भले ही आपने पेमेंट नहीं किया हो 180 डेज के अंदर भी, तो भी आपको कोई ITC रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं आएगी. सो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है, नीड नॉट रिवर्स द ITC सो अवेल्ड. सो ऑप्शन ये सही हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आप देखो, शुड नॉट हैव अवेल्ड द ITC, ये भी क्या हो जाएगा, गलत. और शुड हैव अवेल्ड द ITC ओनली आफ्टर एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, ये भी गलत. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, in relation to stay of executive director's family in the company owned hotel in Udaipur, Rajasthan, value of supply of accommodation services where the hotel division is. So क्या कह रखा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज अ पार्ट ऑफ इट्स सैलरी एंड परक्विजिट्स अंडर द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट वाज एलिजिबल फॉर अ वाउचर वर्थ 5 lakh rupees redeemable at any hotel property of the company in India. The voucher was used by the executive director for stay of his family in a company owned hotel in Udaipur, Rajasthan. Total amount charged from the executive director was
25 लाख रुपीज, जिसमें से 5 लाख रुपीज का पेमेंट इन्होंने किसके थ्रू कर दिया, वाउचर के थ्रू कर दिया। सो यहाँ पर क्या होगा, टोटल सप्लाई क्या होगी, टोटल 25 लाख की जो सप्लाई है वो ही सप्लाई का ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ये 5 लाख हम रिड्यूस नहीं करेंगे यहाँ पे, इसको ध्यान रखने लायक ये पॉइंट है टोटल 25 लाख की सप्लाई पर, क्योंकि 5 लाख का वाउचर भले ही रिडीम हुआ है, लेकिन मैंने जो होटल डिविजन है उसने तो टोटल 25 लाख की सप्लाई करी है ना। वाउचर तो क्या है, सिर्फ एक मोड ऑफ पेमेंट है। क्या है, मोड ऑफ पेमेंट, कि मैं बैंक से करती हूँ और मैंने कुछ क्या कर दिया, वाउचर के थ्रू पेमेंट कर दिया। तो टोटल 25 लाख पे क्या होगा, यहाँ पे जीएसटी चार्ज होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या है, वाउचर ओनली a पेमेंट मैकेनिज्म and there is no supply of voucher in such transaction. Then for the accommodation services provided to the US resident and citizen, the place of supply shall be. So इससे regarding transaction देखते हैं। Hotel division provided accommodation services to US citizen and resident for a wedding ceremony organized at its hotel in उदयपुर। होटल में, उदयपुर वाले होटल में ये वेडिंग सेरेमनी हुई है। आपने क्या किया है, आपका जो रेसिडेंट है बाहर का है, तो सेक्शन यहाँ पे 13 लगेगा बेसिकली, और सेक्शन 13 के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज होती है तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो उदयपुर राजस्थान क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लेस ऑफ सप्लाई। टोटल अमाउंट इसके लिए 2 करोड़ था, जिसको पे किसने किया है, इंडियन इंडिविजुअल ने जो दिल्ली में रिसाइड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ यूएस रेसिडेंट इन इंडियन करेंसी। अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय द मुंबई ऑफिस ऑफ द होटल डिविजन। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, तो भले ही किसी भी मोड से पेमेंट आ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेस ऑफ सप्लाई तो क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, होटल की लोकेशन। सो उदयपुर राजस्थान, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Then, in respect of the long-term lease of the industrial plot received from MIDC, हमें कुछ बताना है। सो पहले हम इसका ट्रांजैक्शन देखते हैं। The company received long-term lease of an industrial plot from Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) in auction against payment of an upfront amount as lease premium of 20 crore rupees for a period of 50 years। ये लीज क्या है, लॉन्ग टर्म लीज है, और अगर लॉन्ग टर्म लीज होती है मोर देन इक्वल्स टू 30 इयर्स की, सो उसके केस में हमें क्या मिल जाती है, उसके केस में हमें जीएसटी से एग्जेम्पशन मिल जाती है, उसके केस में हमें जीएसटी में एग्जेम्पशन मिल जाती है। और आगे क्या रखा है इन्होंने, लोकेशन चार्जेस भी पे करे 5 करोड़ के इन एडिशन टू द सेट प्रीमियम। सो लोकेशन चार्जेस और प्रेफरेंशियल लोकेशन जो चार्जेस होते हैं उनका हम सेम ट्रीटमेंट करते हैं एज दी अमाउंट ऑफ प्रीमियम। सो ये अपफ्रंट प्रीमियम जो 20 करोड़ एग्जेम्प्ट है, तो ये 5 करोड़ भी इसमें इंक्लूड हो गए, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो जीएसटी एग्जेम्प्ट ऑन द एंटायर प्रीमियम ऑफ 25 करोड़, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जीएसटी यहाँ पे टोटली एग्जेम्प्ट रहेगा। केस नंबर 31, VLook Smart Limited, hereinafter referred as company, is a leading retail chain of India. Retail stores in multiple states with corporate office located in Mumbai, Maharashtra. Company की GST registrations है across all states from where it operates its retail stores. कंपनी ने ये ट्रांजैक्शन की अप्रैल मंथ में, हम इनको विद दी क्वेश्चन ही पढ़ लेंगे। जीएसटी की रेट 18% है और सारे डिविजन 100% आरटीसी के लिए एलिजिबल है। फर्स्ट, value of supply on which GST is payable for the month of April for the राजस्थान स्टेट। राजस्थान स्टेट का हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई बताना है। सो राजस्थान से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन है और जयपुर राजस्थान का एक ये ट्रांजैक्शन है। सो लेट्स सी, पहले तो इन्होंने क्या रखा है कि सप्लाइड गुड्स वर्थ 100 करोड़ थ्रू इट्स रिटेल स्टोर इन जयपुर राजस्थान, और कैश डिस्काउंट दे दिया इन्होंने अपने कस्टमर्स को इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। सो इन्होंने सप्लाई के टाइम पे क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। सो ये क्या होगा, हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस हो जाएगा। अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई क्या करते हो, डिस्काउंट देते हो, तो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में से रिड्यूस होता है अंडर सेक्शन 15। सो इसके लिए तो 98 हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है, कंपनी रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 करोड़ इन अप्रैल में हमें क्या हुआ, 2 करोड़ और रिसीव हुए एज पेनल्टी फॉर अ डिलेड रिसीट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम इट्स कस्टमर और सेल ऑफ गुड्स मेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में हमने कोई सेल करी होगी, उसके रिगार्डिंग हमने, क्योंकि हमें उसका लेट पेमेंट मिला तो हमने पेनल्टी रिकवर करी है।
कितनी 2 करोड़ की। तो 2 करोड़ भी क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। और जनरली इसको हम क्या मानते हैं, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं। तो आइडियली तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे बैक कैलकुलेशन करके इसको कैलकुलेट करना चाहिए। पर अगर आप ऑप्शंस देखोगे, ऑप्शन देख के आपको साफ साफ दिख रहा होगा इन्होंने बैक कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करी है, इन्होंने डायरेक्टली 2 करोड़ को एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान रखा है। पर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो आपको ऑप्शन देखिए समझ में आ जाएगा, और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे क्या करना पड़ेगा, इसमें से जीएसटी अमाउंट इंक्लूसिव मानकर इसमें से हटाना पड़ेगा आपको जीएसटी का अमाउंट। सो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस से वही करना है, डिस्क्रिप्टिव आए तो पक्का ही ये करना है। पर यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को ये एरर दिख रहा है क्लियरली। सो अभी हम ऑप्शन की बेसिस पे इसको करेक्ट कर देते हैं 2 करोड़ मान के, पर आइडियली इसमें से बैक कैलकुलेशन होके इसको हम 100/118 हमें इसको करना चाहिए था, पर अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं। सो 98 + 2 करोड़ 100 करोड़ क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने अगर नीचे भी कहीं कह दिया होता है कि सारे अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो फिर भी हम मान सकते थे ये 2 करोड़ भी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, पर यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। सो अभी के लिए ऑप्शन हम बी को करेक्ट मान लेते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे इन्होंने करेक्ट कह दिया। नेक्स्ट, in relation to the incentive paid to घनश्याम दास in गुजरात। सो घनश्याम दास को देखो क्या इंसेंटिव पे हुआ है। घनश्याम दास retailer in Gujarat purchased goods worth 5 lakh in the month of January of the preceding financial year. Subsequently, the company offered an incentive or discount on such purchases to the घनश्याम दास by issuing a commercial credit note। अगर जीएसटी क्रेडिट नोट इशू किया होता है तो फिर तो हम जीएसटी की इम्प्लीकेशंस देखते हैं कि सप्लायर तो क्या करता है, जीएसटी लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है और रेसिपेंट को अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ता। बट यहाँ पे क्या हुआ, कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू हुआ है, तो कमर्शियल क्रेडिट नोट से ना तो जीएसटी लाइबिलिटी रिड्यूस होती है और ना ही आईटीसी रिवर्सल की कोई रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है, तो यहाँ पे जीएसटी का कोई इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। सो कोई आईटीसी रिवर्स नहीं करना, कोई जीएसटी इम्प्लीकेशन नहीं आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर यहाँ पे भी आईटीसी रिवर्सल की बात है और रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट। नेक्स्ट, the tax on penalty received on account of delayed payment of consideration of 2 crore is payable at the time of filing return of। सो जो हमने पेनल्टी रिसीव करी 2 करोड़ की, ये हमें रिसीव कब हुई है, ये हमें रिसीव हुई है अप्रैल मंथ में। सो इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी ये जो हमें रिसीव होते हैं एक्चुअली में, तब इनका टाइम ऑफ सप्लाई होता है। तो अप्रैल इज द टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, फॉर द एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स ट्रांसपोर्टेड टू मुंबई वेयरहाउस, ट्रांजैक्शन देख लेते क्या है। कंपनी ने इनकर किया है 50 लाख रुपए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स टू इट्स सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस इन मुंबई फ्रॉम ऑल दी स्टेट्स थ्रू आर जीटीएफ। अगर आप क्या करते हो, एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हो, तो उसके केस में आपको कोई ई-वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक्सेप्शंस में फॉल करता है। तो इस केस में ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको करेक्ट कर लेना, ये ऑप्शन सी है यहाँ पे। नेक्स्ट, केस है नंबर 32, एसआर एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। जुलाई मंथ के लिए हमें ट्रांजैक्शंस इन्होंने दे रखे हैं। सो हम इन ट्रांजैक्शंस को विद द क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम पहले ही पढ़ लेते हैं। सारे अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, ओपनिंग आईटीसी बैलेंस निल है, और कोई अदर आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई है नहीं, जीएसटी की रेट 18% है। पहला क्वेश्चन बोल रखा है टैक्सेबल वैल्यू बतानी है इनवर्ड सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर एसआर एसोसिएट्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो कमोडिटी एक्स के रिगार्डिंग हमें इनवर्ड सप्लाई की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सो देखो इन्होंने क्या किया, परचेज करी कमोडिटी एक्स ऑन 1 जुलाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर एन अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 1000 पर टन फ्रॉम द ओपन मार्केट। द सेट कमोडिटी वॉज डिपॉजिटेड इन द वेयरहाउस ऑफ NCDEX Limited, an agricultural commodity exchange in Rajasthan as a security against transactions entered by SR associates on the same day. Commodities of other vendors are also being kept in the said warehouse. सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपने कमोडिटी एक्स यहाँ पे परचेज करी 5 लाख रुपीज की। सो ये तो आपका वैल्यू सप्लाई का पार्ट बन जाएगा बिल्कुल। उसके बाद इस ट्रांजैक्शन को हैच करने के लिए इन्होंने एक डेरिवेटिव सेल ट्रांजैक्शन में ये एंटर हुए हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त
अगस्त मंथ में ही एंटर हुए हैं और हमने जो परचेज किया था वो जुलाई में किया था और हमें अभी जुलाई से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखने हैं, तो इसको हम अभी इग्नोर कर देते हैं। फिर इन्होंने नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन बताया है, ये कह रहे हैं कि टू सब्सक्रिप्शन फॉर एन AI बेस्ड प्लेटफॉर्म फ्रॉम एन अनरिलेटेड पार्टी ABC INC टू गेट रियल टाइम अपडेट्स ऑन द प्राइसिंग ऑफ कमोडिटी X। सो ये तो उन्होंने क्या किया है, सब्सक्रिप्शन ऑब्टेन किया है किसी प्लेटफॉर्म का। सो ये हमारे कमोडिटी X से रिलेटेड क्या ये ट्रांजैक्शन माना जाएगा? इज इट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर वैल्यू ऑफ सप्लाई? जो हमने कमोडिटी X की परचेज करी, क्या ये उसका पार्ट होगा? नहीं, इट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट, वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन है। फिर उन्होंने क्या कह रखा है कि NCDEX ने हमसे रेंट चार्ज किया है 10,000 पर मंथ का और सर्विस चार्जेस लिए 20,000 रुपए के। और अगस्त मंथ में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है, सो रेट ऑफ कमोडिटी क्या है 900 और विदाउट फिजिकल डिलीवरी हमने ट्रांजैक्शन किया है। तो अगर आप विदाउट फिजिकल डिलीवरी अगर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करते हो तो उसके केस में GST नहीं लगता है। अगर विद डिलीवरी होता तो GST लगता है, बट विदाउट डिलीवरी तो वैसे भी GST नहीं लगता है। फिर यहाँ पे इन्होंने ब्रोकरेज भी चार्ज किया है इस एक्सचेंज ने 5,000 per contract from the SR associates in the month when such transactions are squared off। squared off मतलब जब इस ट्रांजैक्शन को हम कंप्लीट कर रहे हैं, सेटलमेंट इसका जब कर रहे हैं, which is in August। On the purchase of commodity X, additional levy in the form of Mandi tax was applicable at the rate of 10 per ton, which is not included in the rate as mentioned in point A above। so ये हमारे क्या होगा, वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि अदर देन GST कोई भी टैक्सेस लगते हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है। सो 10 मल्टीप्लाई बाय कितना टन है, देखो ये 1,000 पर टन से हमने खरीदा था, इसका मतलब 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,000 टन्स, तो हमारे कितने टन निकल के आ जाएंगे यहाँ पे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,000 इज 500 टन्स। सो 500 टन्स हमारा टोटल वेट था, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब 5,000 रुपीज भी हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। और इस ट्रांजैक्शन में कितना है, 5 लाख हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई है। सो 5 लाख प्लस 5,000 क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके अलावा और कुछ है नहीं कमोडिटी X के रिगार्डिंग। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय SR एसोसिएट्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त मंथ के लिए हमें आउटवर्ड सप्लाई की यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। सो अगस्त मंथ में ऐसा भी मैंने बताया ऑलरेडी कि ये जो हमने सेटलमेंट किया है, इसमें तो GST लगेगा ही नहीं क्योंकि ये विदाउट फिजिकल डिलीवरी हुआ है। सो हमारे अगस्त मंथ के लिए कोई भी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं है, इट इज गोइंग टू बी निल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ AI बेस्ड प्लेटफॉर्म बाय SR एसोसिएट्स। टाइम ऑफ सप्लाई बताना है फॉर AI बेस्ड सब्सक्रिप्शन, जो ये हमने सब्सक्रिप्शन लिया है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने बताया था इनवॉइस तो 1 जुलाई को इशू हुआ है और पेमेंट कब किया गया है, 20 अगस्त को। और ये क्या है, RCM वाली सप्लाई है। क्यों है, क्योंकि ABC INC से हमने ये लिया है, इसका मतलब ये क्या हो गई, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। तो ये क्या लग जाएगा यहाँ पे, RCM लग जाएगा। तो RCM के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, या तो पेमेंट आपने कर दिया या फिर 61st डे फ्रॉम दी सप्लायर्स इनवॉइस, सप्लायर की इनवॉइस से 61st डे। तो 1 जुलाई से 61 डेज हम काउंट कर लेंगे। सो इट वुड बी 31 अगस्त और 20 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर। 20 अगस्त क्या हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेट GST पेबल इन कैश बाय SR एसोसिएट्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो कितना नेट GST पेबल है अगस्त मंथ का, ये हमें बताना है। तो अगस्त मंथ में अगर आप देखोगे आउटवर्ड सप्लाई तो हमारी कुछ हुई नहीं है। सो आउटवर्ड सप्लाई पे तो कोई टैक्स है नहीं, अभी हमने देखा था, यहाँ पे सॉल्व किया था ना। अब हम देख लेते क्या कोई RCM सप्लाई, क्योंकि RCM सप्लाई का हमें और कैश में पे करना पड़ सकता है। सो अगर हम देखें अगस्त मंथ की अगर मैं बात करूं तो एक तो ये ट्रांजैक्शन हुआ है कि NCDEX ने क्या किया है, रेंट चार्ज किया है और सर्विस चार्जेस हमसे लिए हैं। तो ये तो FCM वाला ट्रांजैक्शन है। फिर अगर हम अपनी और कोई इनवर्स सप्लाई देखें तो एक ये ब्रोकरेज का ट्रांजैक्शन भी किया गया है।
सो ये ब्रोकरेज का जो ट्रांजैक्शन है इसमें भी क्या लग जाएगा, एफसीएम लग जाएगा। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन हमें दे नहीं रखा जिसपे आरसीएम लगना चाहिए, लेकिन अभी हमने ये फाइंड आउट किया था कि इसमें आरसीएम लग रहा है एआई वाले सब्सक्रिप्शन पे, और इस पे अगस्त क्या है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। सो इस ट्रांजैक्शन पे क्या आएगा, जीएसटी आएगा। सो ये जो 50,000 रुपीज है इसका 18%, 50,000 रुपीज का 18% दैट इज 9,000 रुपीज क्या हो जाएगा हमारा पेबल इन कैश जीएसटी, 9,000 रुपीज। केस नंबर 33, दीक्षा एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हैविंग इट्स ऑफिस इन Kolkata, West Bengal, Mumbai, Maharashtra. The company is registered under GST in both the states. The company operates through two segments, banking and advisory consulting services. Aggregate turnover दे रखा है previous year का 80 lakhs in West Bengal and 60 lakhs in Maharashtra. Booking services provided under each of the two segments are as follows. So banking services में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, रिकवरी एजेंट की सर्विसेज और डीएससी सर्विसेज, और एडवाइजरी में कंपनी एलएलपी सोसाइटी फॉर्मेशन, रिटर्न फाइलिंग, डीपीआर डिटेल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, बिजनेस प्रमोशन, प्रोडक्ट मार्केटिंग, एग्जीबिशन एटसेट्रा। सो ये इन्होंने बेसिकली अपना बिजनेस का हमें एक तरीके से पोर्टफोलियो बता दिया। द कंपनी हैज कैरिड आउट फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। सो पहले तो इन्होंने क्या किया, सेल परचेज किया है कुछ फॉरेन करेंसी का, उसके लिए हमें नोट 3 रेफर करना है। नोट 3 देखो क्या क्या रखा है कि इन्होंने कोलकाता ऑफिस ने 10,000 यूएसडी परचेज करे हैं फ्रॉम एसर्स मनी वाइज फॉरेक्स डीलर एट 73 पर यूएसडी, और आरबीआई की रेफरेंस रेट हमें इस दिन की दे रखी है। सो ये बेसिकली हमसे रूल 32(2)A लगवाने वाले होंगे। सो रूल 32(A) में क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो आपने सेल परचेज किया है जिस रेट पे और जो आरबीआई की रेट है उन दोनों का डिफरेंस निकालते हो और उसको मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी से। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 मल्टीप्लाई बाय $10,000, 10,000 रुपीज क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मुंबई ऑफिस में सेल करी है यूएसडी 5,000 की टू मेसर्स मनी मैटर्स अ फॉरेक्स डीलर ऑन 15 सितंबर एट 73.20 पर यूएसडी। आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं होती तो हम क्या करते हैं, इस करेंसी को कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले तो रुपीज में, और उसका 1% क्या हो जाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 73.20 का 1%, so it comes 3660 रुपीज। नेक्स्ट देखो क्या ट्रांजैक्शन दे रखा है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम देवीदास प्राइवेट लिमिटेड, इट हैज स्पॉन्सर्ड द बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय दिशा एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। सो दिशा एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड का इन्होंने बेसिकली क्या किया है, इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, उसका स्पॉन्सरशिप किसने करी है, देवीदास प्राइवेट लिमिटेड ने करी है। सो दिशा प्राइवेट लिमिटेड तो क्या हो गई सप्लायर, और देवीदास क्या हो गया रेसिपेंट। देवीदास क्या हो गया रेसिपेंट। बहुत बच्चे ना स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में ना सप्लायर रेसिपेंट फाइंड आउट करने में गलती कर देते थे, तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी कंफ्यूजन हो, जो पर्सन क्या कर रहा है पेमेंट कर रहा है, जो पर्सन पेमेंट कर रहा है दैट इज रेसिपेंट, और जिसको पेमेंट मिल रहा है वो क्या हो जाता है सप्लायर। सो पेमेंट मिल किसको रहा है दिशा को, और कर कौन रहा है देवीदास। सो ये इस तरीके से सप्लायर रेसिपेंट हमें समझ में आ गया। अब अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का केस होता है, क्या स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का केस अगर होता है, और स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसको दी जाती हैं, अगर एक पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उसके केस में क्या लगता है आरसीएम। सो यहाँ पे देवीदास प्राइवेट लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, आरसीएम में टैक्स पे करना रहेगा। इट इज आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई। ओके, नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड एज डीएसए। डीएसए की फॉर्म में आपको कमीशन मिला है फ्रॉम आईसीआईडीआई बैंक से। सो अगर डीएसए, अगर इंडिविजुअल डीएसए अगर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है किसको, किसी बैंक्स, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो आरसीएम लगता है। लेकिन हम तो क्या है, वी आर अ कंपनी, वी आर अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो इसके केस में आरसीएम नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा एफसीएम। देन कमीशन रिसीव फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स फॉर एक्टिंग एज रिकवरी एजेंट। अगर आप रिकवरी एजेंट की फॉर्म में वर्क करते हो तो फिर हमेशा ही क्या लगता है आरसीएम। सो ये भी हमारी क्या हो गई आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई। नेक्स्ट, प्रोफेशनल फी रिसीव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी एलएलपी सोसाइटी। सो प्रोफेशनल फी ये तो किसी आरसीएम एंट्री में कवर नहीं है, ये जनरली एफसीएम में कवर हो जाएगी। फिर अगेन प्रोफेशनल फी है, ये भी एफसीएम में कवर हो जाएगी।
इसके रिगार्डिंग हमें नोट 2 दे रखा है, अभी हम देख लेंगे। फिर पार्टिसिपेशन फी रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स फॉर द बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी। तो पार्टिसिपेशन फी मिली है हमें कस्टमर से, इस पे भी लग जाएगा FCM, और हम अभी नोट्स देख लेंगे। फिर हमें लीगल फी हमने पे करी है एक एडवोकेट को, अगर लीगल फी हमने पे करी है तो इसके केस में तो ये हमारी क्या हो गई, RCM इनवर्ड सप्लाई हो गई, क्योंकि यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं, हम ये सर्विसेज ले रहे हैं। देन हमने पेमेंट किया है सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल रिसीव्ड। सो हमने पेमेंट किया है सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए। एक तो पेमेंट हुआ है किसको, ग्लोब सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड को, ग्लोब सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड को। सो सिक्योरिटी सर्विसेज अगर कोई अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड करवा रहा होता है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में तो RCM लगता है, पर अगर बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड करवाता है तो फिर क्या लगता है, FCM। सो यहाँ तो FCM लग जाएगा, और दूसरे केस में क्योंकि पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड करवा रही है तो यहाँ पे RCM लग जाएगा। सो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट के केस में लगता है RCM, अदरवाइज FCM। एडिशनल नोट्स देखो, पहला नोट दे रखा है जो पार्टिसिपेशन फी है of 50 lakh rupees received by the company's Kolkata office is in respect of a business exhibition organized at St. Petersburg, Russia under the theme Indian Traditional Fair, in which 10 Indian companies, all registered under GST, had participated. Participation fee of 5 lakh from each Indian company was collected for providing them a stall, furniture and other amenities at St. Petersburg, Russia. Participation fee of 4 lakh rupees in respect of a business exhibition organized by the company's Mumbai office at Chennai, in which 100 Indian companies participated. So हमें इन दोनों की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक रशिया में हुई है और एक चाइना में हुई है। क्वेश्चन के साथ में इनका और डिस्कशन हम कर लेंगे। Out of the professional fee of 80,000 received by Kolkata office for the formation of company LLP society, 15,000 was towards reimbursement। आपने क्या किया है, इसको ऐसा रिम्बर्समेंट 50,000 तो रिकवर किए हैं, तो ये आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। तो 80,000 माइनस 15,000 जो अमाउंट आएगा दैट इज 65,000 रुपीज ही क्या होगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट, क्योंकि क्या है सेपरेटली मेंशन भी कर दिया है हमने इनवॉइस पे, और ये ROC को डायरेक्टली पेबल है। सो ये तो क्या किया है हमने एक्चुअल बेसिस पे रिकवर किया है, ये तो एज अ प्योर एजेंट हमने रिकवर किया है, तो ये हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। थर्ड पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ पॉइंट है, इन एन ऑर्डर डेटेड 14 सितंबर इशू टू दिशा एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड द JC ऑफ CGST मुंबई, इन्होंने क्या किया है, एक डिमांड रेज करी है IGST की ऑफ 600 करोड़ इन मुंबई ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांजैक्शन। कंपनी डिस्प्यूट कर रही सारे डिमांड अमाउंट को, वांट्स टू फाइल एन अपील बिफोर दी अपेलेट अथॉरिटी। अपेलेट अथॉरिटी के सामने आप क्या करना चाह रहे हो, अपील फाइल करना चाह रहे हो, मतलब फर्स्ट लेवल पे आप अपील फाइल करना चाह रहे हो इस जॉइंट कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट। सो बेसिकली यहाँ हमसे क्या निकलवा रहे होंगे, प्री डिपॉजिट निकलवा रहे होंगे। सो प्री डिपॉजिट अगर हमसे निकलवा रहे होंगे तो उसके केस में देखो क्या होता है, अगर आपने एक अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया तो वो तो आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जितना भी हमने एक्सेप्ट कर लिया वो तो पूरा 100% जमा करवाना पड़ता है, और जितना अमाउंट डिस्प्यूट में होता है उसका 10% आपको जमा करवाना होता है। मैक्सिमम कितना होता है 25 करोड़, और IGST के केस में मैक्सिमम हो जाता है 50 करोड़ रुपीज। 50 करोड़ रुपीज IGST के केस में मैक्सिमम हो जाता है। और अगर नवंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स के लिए लिमिट्स किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, 25 की जगह 20 और 50 की जगह 40। सो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। GST की रेट हमें दे रखी है 9-18%। पहले ट्रांजैक्शन देखो हमें क्या कह रखा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। तो ये तो मैंने अभी कैलकुलेट आपको करके दिखा ही दिया था, तो 10,000 और 3660 हमारा आंसर आया था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड बाय मुंबई ऑफिस इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर RCM। हमें सितंबर मंथ की RCM इनवर्ड सप्लाई बतानी है। सो और किस ऑफिस के लिए पूछा है इन्होंने, मुंबई ऑफिस के लिए पूछा है। तो दिस इज मुंबई ऑफिस। सो अगर आप RCM इनवर्ड सप्लाई देखें, RCM आउटवर्ड नहीं, RCM इनवर्ड, तभी मैंने स्पेसिफाई किया था कहाँ आउटवर्ड है और कहाँ इनवर्ड है। सो अगर आप देखोगे RCM इनवर्ड सप्लाई, एक तो ये RCM इनवर्ड है और एक ये RCM इनवर्ड है। सो 15,000 और 25,000 दैट इज 40,000 रुपीज हमारी RCM इनवर्ड सप्लाईज है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
Next is compute the value of taxable outward supply made by Kolkata office in the month of September on which Disha Enterprise Private Limited is liable to pay tax under forward charge. इस बार हमें कोलकाता ऑफिस का बताना है, सितंबर मंथ का बताना है और इस बार हमें एफसीएम का अमाउंट बताना है. सो अगर हम एफसीएम की बात करें, एक तो ये हमारा एफसीएम होगा क्योंकि कोलकाता ऑफिस से सेल करी, परचेज करी करेंसी की, परचेज है और 10,000 रुपीज हमने यहाँ पे वैल्यू सप्लाई निकाल ही दिया था. सो क्योंकि कोलकाता ऑफिस से तो हमने क्या किया है, परचेज किया है, तो यहाँ पे जो हमारा सेलर है वो क्या करेगा, एफसीएम में इसके ऊपर टैक्स पे करेगा, एफसीएम लगेगा. लेकिन यहाँ पे हमने परचेज किया है तो यहाँ पे सेलर टैक्स पे करेगा, तो ये हम पे नहीं करेंगे इस पे टैक्स. उसके बाद ये आरसीएम आउटवर्ड है, एक ही एफसीएम है 48,000 का, तो 48,000 इंक्लूड हो जाएगा. उसके बाद ये भी आउटवर्ड है. फिर ये 80,000 हमारी फीस है, लेकिन मैंने इसका बताया था इसमें 65,000 क्या होगा, हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगा. तो यहाँ पे 65K हो जाएगा हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट. 65K और 48K. उसके बाद ये 65,000 और है. इसके बाद ये ट्रांजैक्शन एक बार हम एनालाइज करते हैं. देखो चेन्नई वाला है वो तो चलो सिंपल सा ट्रांजैक्शन है, वो तो इंडिया का में है पहले, लेकिन हमें ये रशिया वाले ट्रांजैक्शन के लिए पीओएस के प्रोविजंस टेस्ट करने पड़ेंगे कि यहाँ पर हमने जो ये ट्रांजैक्शन किया है जीएसटी में टैक्सेबल है भी या नहीं टैक्सेबल है, क्योंकि ये बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के डेफिनेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो हमें चेक करना पड़ेगा. तो अगर आप देखोगे ये जो पार्टिसिपेशन फी है ये हमें किसने पे करी है, ये हमें इंडिया के कंपनीज ने पे करी है. सो यहाँ पे जो हमारा रेसिपेंट है वो कहाँ के हैं, इंडिया के. सप्लायर भी कहाँ का है, इंडिया का. सो मतलब ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो कहीं से भी नहीं है. सो यहाँ पे सेक्शन 12 लगने वाला है. यहाँ पे सेक्शन 13 नहीं लगेगा, यहाँ पे सेक्शन 12 लगेगा क्योंकि दोनों सप्लाई और रेसिपेंट इंडिया वाले ही है. उसके बाद अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें, सो अगर आप देखोगे पार्टिसिपेशन फी हमने एक बिजनेस एग्जीबिशन से रिलेटेड पे करी है जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है, रशिया में ऑर्गेनाइज हो रही है. और हमने हर कंपनी से 5 लाख रुपीज चार्ज करे और उनको ये स्टॉल, फर्नीचर और सारी एमिनिटीज प्रोवाइड करवाई है. हमने उनको क्या करी है, सारी एमिनिटीज प्रोवाइड करवाई है. सो इसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्या ये किसी स्पेसिफिक केस में फॉल कर रहा है. बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाई है हमने, मतलब हमने क्या किया है, हमने ये बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज ली है. और अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं तो उसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, उसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन की प्लेस. तो भले ही रशिया में हो रहा हो, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इंडिया ही हो जाएगा. सो इंडिया ही क्या हो जाएगा इसका प्लेस ऑफ सप्लाई. सो इस ट्रांजैक्शन को अगर हम हर तरीके से देखें तो हमें लग रहा है क्या होना चाहिए, जीएसटी में टैक्सेबल हो जाना चाहिए, क्योंकि रेसिपेंट भी इंडिया का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया का, सप्लायर भी इंडिया का, तो ये जीएसटी में टैक्सेबल हो जाना चाहिए. लेकिन यहाँ पर अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो, हमें जाना पड़ेगा एग्जेम्पशन चैप्टर में. क्या एग्जेम्पशन चैप्टर में जो कहता है कि अगर आप सर्विसेज दे रहे हो इन रिलेशन टू बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया, ये बिजनेस एग्जीबिशन कहाँ होती है, रशिया में, दैट इज आउटसाइड इंडिया, तो वो क्या होता है, जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है. सो ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाएगा. और ये वाले ट्रांजैक्शन पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, हालांकि हमसे पूछा नहीं है. सो ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो गया. उसके बाद तो आरसीएम वाली सप्लाईज है, तो एफसीएम में देखो क्या क्या आएगा, 65 and this 48,000 rupees. So 48 plus 65 plus 65, it comes 1,78,000 rupees. So option A is correct. Next, the amount of pre-deposit that Disha Enterprise has to deposit in the GST Act for filing an appeal before the appellate authority. तो मैंने क्या बताया था, क्योंकि उन्होंने कुछ भी एडमिट नहीं किया तो 10% ऑफ दी टैक्स अमाउंट एंड मैक्सिमम कितना 25 करोड़ इन सीजीएसटी, और आईजीएसटी पूछा है तो कितना 50 करोड़ हो जाएगा मैक्सिमम. सो 600 करोड़ का 10% 60 करोड़ होता है एंड 50 करोड़ क्या होना चाहिए मैक्सिमम. सो 50 करोड़ मैक्सिमम
क्या हो जाएगा, विच एवर इज लोअर, बेसिकली मैक्सिमम 50 करोड़ ही लग सकता है, 50 करोड़ हमारे यहाँ पे प्री डिपॉजिट हो जाएगा और नवंबर 25 के लिए 40 करोड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ करेक्ट है। केस नंबर 34, Aspire Solutions Private Limited, hereinafter referred to as Aspire Solutions, is engaged in providing multi-dimensional services to its clients through its office in Haryana registered under GST. During the month of July, the following transactions were undertaken by Aspire Solutions. सबसे पहले import of certain cloud services from bizcart.com for an amount of 51 लाख रुपीज। तो ये क्या किया है हमने, import of service किया है। import of services केस में क्या लगता है, RCM। फिर एस्पायर सोल्यूशन ने सिटिंग फी पे करी अपने डायरेक्टर्स को, 4 डायरेक्टर को पर मंथ 25,000 ईच पे किया है। सो ये तो क्या हो जाएगा, आरसीएम में टैक्सेबल, सिटिंग फी इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। फिर क्या किया, फर्दर 2 डायरेक्टर्स जो एग्जीक्यूटिव रोल्स में, उनको 2,000 ईच पर मंथ की सैलरी दी है, जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो सैलरी क्या होता है, शेड्यूल 3 में फॉल करती है। सो इसके केस में कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। Aspire Solutions paid for life insurance of its employees in compliance of its internal policy. Statutory policy के केस में होता, statutory obligation के अंदर अगर आप करते हो तो आप आईटीसी ले सकते हो। अगर आप नॉर्मली प्रोवाइड करवाते हो तो फिर उसका आईटीसी सेक्शन 17(5) में क्या होता है, ब्लॉक। सो ये जो 5 लाख का प्रीमियम है, इसके ऊपर हमें कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। देन Aspire Solutions provided consultancy services to its client Zoom Corporation based in Bangalore and issued an invoice of 30 लाख रुपीस। सो इन्होंने क्या किया है, प्रोवाइड करी कंसल्टेंसी सर्विसेज अपने क्लाइंट को जो बेंगलोर के हैं, और उनको इनवॉइस इशू किया 30 लाख रुपीस का। तो इस पे नॉर्मली एफसीएम लग जाएगा। फिर एम्पावरिंग इंडिया इज एन एनजीओ located in Haryana. It aims to empowering the eligible companies to grow their businesses in India. Aspire Solutions being one of the eligible companies, इनको क्या मिली है, 5 लाख रुपीस की सब्सिडी मिली है लमसम में फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो यहाँ पे आपको अगर लमसम सब्सिडी मिल रही है, एक तो पहली बात तो किससे मिल रही है, एनजीओ से मिल रही है, तो ये तो वैसे ही आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता। और दूसरा ही क्या है, लमसम फॉर्म में मिल रही है, प्राइस लिंक तो है नहीं, तो ये ऑल टुगेदर आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं ही बनेगा। Aspire Solutions provided sponsorship services to Mr. X, an individual, for an event organized by it in the state of Haryana. The amount agreed for such sponsorship services is 5 lakh rupees. So, Aspire Solutions ने provide करी क्या, sponsorship services to Mr. X, an individual. इसको provide करी है, X को provide करी है sponsorship services. So, यहाँ पे supplier कौन हो गया, हमारा Aspire Solutions, recipient कौन हो गया, Mr. X। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को दी जाती है तो आरसीएम लगता है। क्या मिस्टर एक्स बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, नहीं है, तो यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा। आरसीएम नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या लगेगा, एफसीएम। सारे अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं जुलाई मंथ का। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी निल है, सारी कंडीशन हमें सेटिस्फाइड माननी है। जीएसटी की रेट 18% है। सीएसआई का क्लासिफिकेशन हमने इग्नोर करना है। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, liability to pay GST for cloud services procured by Aspire Solutions from bizcart.com। bizcart.com से जो हमने क्लाउड सर्विसेज ली है, इसके केस में लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी। हम यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज ले रहे हैं, क्लाउड सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाती है, OIDAR सर्विस। ये क्या हो जाती है, OIDAR सर्विस। और OIDAR सर्विस के केस में, OIDAR सर्विस के केस में क्या होता है, OIDAR सर्विस के केस में ऐसा होता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देते हो तो रजिस्टर्ड एंटिटी को क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है अंडर आरसीएम। और अगर आप किसको देते हो, अनरजिस्टर्ड लोगों को देते हो, तो फिर आपको खुद को एफसीएम में टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ पे तो किसको मिला है, एस्पायर सॉल्यूशंस को। एस्पायर सॉल्यूशंस क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है। सो एस्पायर सॉल्यूशंस को इसका आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जीएसटी पेबल होगा अंडर आरसीएम, और कौन पे करेगा, एस्पायर सॉल्यूशंस। और अमाउंट ऑफ जीएसटी देखो कितना हो जाएगा, 51 लाख रुपीस का आईजीएसटी लगेगा। सो 18% कम्स 9,18,000। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Aspire Solutions seeks your advice on taxability of sitting fee payable to directors and salary payable to executive directors। तो मैंने बताया था सिटिंग फी पे तो आरसीएम और सैलरी पे शेड्यूल 3 में क्योंकि फॉलो हो रहा है तो कोई जीएसटी आएगा ही नहीं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव
What shall be the amount of ITC available with Aspire Solutions for the month of July? So हमें इसका ITC बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना है जुलाई मंथ का. सो अगर आप देखोगे एक तो ये हम खुद ही टैक्स पे कर रहे हैं, तो आरसीएम में टैक्स पे है, इसका हम आईटीसी ले सकते हैं 9,18,000, इसका आईटीसी मिल जाएगा हमें. उसके बाद जो हमने आरसीएम में सिटिंग फी पे करी है इसका भी मिल जाएगा. सो कितना अमाउंट आएगा, 25,000 है, मल्टीप्लाई बाय 4. सिर्फ जुलाई मंथ का हमें कैलकुलेट करना है. सो सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 1 लाख रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 18%, तो 18,000 रुपीज. ये क्या हो जाएगा हमारा आईटीसी. फिर यहाँ पे मैंने बता दिया था कोई आईटीसी मिलेगा नहीं आपको. ये आउटवर्ड सप्लाई है हमारी, इसका हमें कुछ कंसिडरेशन करना नहीं है. और ये भी हमारी क्या है, आउटवर्ड सप्लाई है. सो आईटीसी कितना होगा, 918 प्लस 18 दैट इज 9,36,000. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड बाय एस्पायर सॉल्यूशन इन द मंथ ऑफ जुलाई. सो आउटवर्ड सप्लाई की अगर हम बात करें, आउटवर्ड सप्लाई की अगर हम बात करें तो एक तो ये 30 लाख रुपीस हमारी आउटवर्ड सप्लाई का पार्ट है. उसके अलावा ये 5 लाख रुपीस हमारे आउटवर्ड सप्लाई का पार्ट रहेगा. सब्सिडी का हम कोई कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं लेंगे क्योंकि ये लमसम सब्सिडी है. सो 35 लाख रुपीस क्या हो जाएगा हमारा आउटवर्ड सप्लाई. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Then amount of net GST to be deposited in cash by Aspire Solutions for the month of July. तो net GST पेबल बताना है कैश में जुलाई मंथ का. हमारी आउटवर्ड सप्लाई कितनी है, अभी हमने निकाला 35 लाख रुपीस की. सो 35 लाख रुपीस पर अगर मैं 18% से जीएसटी लगाऊं, इट कम्स 6,30,000. और आईटीसी हमारे पास कितना अवेलेबल है, हमारे पास 9,36,000 का आईटीसी अवेलेबल है. सो हमें आउटवर्ड पे तो कोई भी टैक्स कैश में पे करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन जो आरसीएम वाला टैक्स है, क्या जो आरसीएम वाला टैक्स है विच इज हमने कैलकुलेट किया ना, ये आरसीएम वाला टैक्स 918 प्लस 18, ये हमें कैश में पे करना ही करना पड़ेगा. सो 9,36,000 जो आरसीएम का टैक्स है दैट विल बी पेबल इन कैश. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. केस सिनेरियो नंबर 35, लास्ट केस सिनेरियो. ऋषि is a registered supplier of goods and services under GST in the state of Karnataka. अप्रैल मंथ में क्या हुआ, ऋषि ने प्रोवाइड करी फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाईज. सबसे पहले किया है इन्होंने, सप्लाई ऑफ गुड्स 4 लाख रुपीस का, नॉर्मली एफसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा. इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस दी है किसको, सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी को, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. तो इंश्योरेंस के केस में क्या लगता है, आरसीएम लगेगा क्योंकि हमने क्या करा है, इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज दी है. सो इसमें आरसीएम लग जाएगा. तो हमारी आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई है. फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम फॉर लेट पेमेंट फ्रॉम वेरियस कस्टमर्स. तो इंटरेस्ट अगर आपके किसी मेन सप्लाई से रिलेटेड होता है तो वो क्या होता है, जीएसटी में टैक्सेबल, उसमें एफसीएम में टैक्स लग जाएगा जब ये हमें एक्चुअली में रिसीव होगा तब. रिकवरी एजेंट की सर्विसेज दी है आपने किसको, एबीसी लिमिटेड को. तो देखो ये क्या है, इंडिविजुअल तो है, इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल है यहाँ पे, और ये क्या करता है, रिकवरी एजेंट की सर्विस दे रहा है एबीसी लिमिटेड को. देखो रिकवरी एजेंट की सर्विसेज में टैक्स आरसीएम में तभी पेबल होता है जब हम किसको देते हैं, बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसी वगैरह को ये सर्विस देते हैं. यहाँ तो हमने क्या किया है, एबीसी लिमिटेड एक नॉर्मल ट्रेडर को ये सर्विसेज दी है, तो यहाँ पर आरसीएम नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, एफसीएम. सो यहाँ पर बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी वगैरह क्योंकि नहीं है तो यहाँ पे एफसीएम लग जाएगा. नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बचपन स्कूल. हमने एक स्कूल को क्या किया है, सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज दी है. तो सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग सर्विसेज केस में अगर आपको याद हो कि अगर हम स्कूल को ये प्रोवाइड करवाते हैं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सिर्फ स्कूल के केस में एक तो एग्जाम्पशन मिलती है फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी, ये एग्जाम्पशन मिल जाती है. लेकिन तभी मिलती है जब विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ स्कूल ये क्या होता है, परफॉर्म की जाती है सर्विसेज. सो यहाँ देखो इन्होंने क्या कहा है कि स्कूल को प्रोवाइड करिए अंडर जीएसटी एट इट्स एनुअल डे फंक्शन, जो एक वल्लभ कन्वेंशन सेंटर में हुआ है जो कि स्कूल के कैंपस से बाहर है. सो यहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, इसका मतलब यहाँ पे टैक्सेबल किया जाएगा और यहाँ पे एफसीएम में टैक्स लग जाएगा. सो इट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट. Then renting of motor vehicle designed to carry passengers provided to MC Limited, wherein cost of fuel is included. So अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज देते हो जहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होता है, तो हम चेक करते हैं क्या ये अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड करवाया है. हमारे केस में ऋषि क्या है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सप्लायर है. सो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने प्रोवाइड करवाया है, किसको प्रोवाइड करवाया है,
बॉडी कॉर्पोरेट को, एमसी लिमिटेड को, तो उसके केस में क्या लगता है, आरसीएम। सो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा, और ये हमारी क्या है, आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई। सो कौन टैक्स पे करेगा, एमसी लिमिटेड इसमें टैक्स पे करेगी आरसीएम में। Amount received for a contract of for taxable value of goods awarded by a PSU registered under section 51 in state of Tamil Nadu. PSU ने instruct किया ऋषि को to make the supply in the state of Karnataka. Value of contract is 5 lakh rupees. So total contract value हमें दे रखी है 5 लाख रुपीज की, which is more than 2,50,000. तो यहाँ पे TDS तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, at the rate 2%. किस अमाउंट पे लगेगा, लेकिन 1,50,000 जिसका अभी अब तक पेमेंट रिसीव हुआ है। तो 1,50,000 का 2% कम्स 3,000 रुपीज। तो 3,000 का टीडीएस हमारा कौन डिडक्ट करेगी, ये पीएसयू डिडक्ट करेगी। और जो ये हमारी 1,50,000 की सप्लाई है, ये क्या होगी, जीएसटी में टैक्सेबल हो गया, और इसके अंदर क्या लग जाएगा, एफसीएम लग जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जिसके ऊपर टैक्स पे करना है किसको, ऋषि को। सो अगर हम देखें हमारी सप्लाई जिसमें हमें खुद को टैक्स पे करना है, आरसीएम आउटवर्ड में तो कौन पे करेगा, रेसिडेंट। सो जो एफसीएम वाली सप्लाईज है हम उसका टोटल लगा देंगे। सो सबसे पहले 4 लाख रुपीज प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 एंड प्लस 1,50,000। सो इट कम्स 6,50,000। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51। सो सीएस का यहाँ पे इन्होंने क्लासिफिकेशन के बेसिस पे पूछा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने ये सप्लाई करी किसको है, पीएसयू को करी है, जो कि कहाँ पर रजिस्टर्ड है, तमिलनाडु में। और हम कहाँ पे रजिस्टर्ड है, वी आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो यहाँ पे जो सप्लायर है, सप्लायर कहाँ का है, कर्नाटका का। और प्लेस ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें, यहाँ पे भले ही हमें इंस्ट्रक्शन मिला कि हमने इसको कर्नाटका में डिलीवर करवा दिया, तो बिल्ड टू शिफ्ट मॉडल में इसको हमने क्या कर दिया हो, कर्नाटका में डिलीवर। लेकिन क्योंकि बिल्ड टू शिफ्ट मॉडल का ये पार्ट है, तो फिर क्या होता है, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होती है, दैट इज इस पीएसयू की लोकेशन क्या कंसिडर की जाती है, हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो तमिलनाडु क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। सो तमिलनाडु क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई है और कर्नाटका में हमारा सप्लायर है, सो ये दोनों डिफरेंट स्टेट्स हो गए। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, IGST वाला टीडीएस लगेगा। सो इट कम्स 3,000 रुपीज का IGST। बी ऑप्शन इज करेक्ट। Then which are the following outward supplies provided by Mr. Rishi are not subject to payment under RCM? इनमें से किस किस पे RCM नहीं लगेगा। तो इंश्योरेंस एजेंट की जो सर्विस हमने देखी थी, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस हमने देखी थी, इस पे तो RCM लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। सो ये तो गलत हो गया। फिर रिकवरी एजेंट की सर्विस की मैंने केस में बताया था, क्योंकि वो बैंक वगैरह को नहीं दे रहे, तो आप क्या लगेगा, उसके केस में एफसीएम लगेगा, RCM नहीं लगेगा। सो दिस इज करेक्ट। और मोटर व्हीकल के केस में मैंने बताया था RCM लगेगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो सेकेंड विच इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। सो ये सारी हमारी यहाँ पे केस स्टडीज होती है कंप्लीट। प्लीज जो जितने भी पॉइंट्स आपको डिफिकल्ट लगे हो या जिसमें आप गलती आपने करी हो, जब मैंने पढ़ा रही थी उस टाइम पे आपको आइडेंटिफाई हुआ, तो आप उनको प्लीज एक पेपर में जॉट डाउन करते जाना। आपको लास्ट मिनट रिविजन में वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, गिव मी द फीडबैक सो दैट आई कैन कंटिन्यू ब्रिंगिंग सच वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू। और उसको गलती से भी स्किप मत करना, इन केस स्टडीज को ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। So that's all for this video. Radhe Krishna.